हाँ जी दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 5 तक हम खत्म कर चुके हैं। अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो हम कह सकते हैं कि 50% हमारा कोर्स का कंटेंट जो है वो खत्म हो चुका है। बट अगर मैं मार्क्स वाइज बात करूं तो जितना हमने अब तक पढ़ा है वो अराउंड 35 से 40% का एरिया है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, जो रिमेनिंग 60% का पोर्शन है अप्रोक्सीमेटली वो आपका 6 से लेके 10 चैप्टर तक ही आता है, क्योंकि ये कंटेंट वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट वाइज मार्क्स वाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंपैरेटिवली कंटेंट जो कह सकते हैं वो इक्वली है, जो हमने आधा सेगमेंट खत्म किया और आधा सेगमेंट खत्म करना हमारा रहता है। नाउ आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, जो कि है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। कुछ कह सकता हूँ मैं 6 से 7 पार्ट्स के अंदर ये चैप्टर हमारा पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप कंपाइलेशन देख रहे हैं तो कोई इशू भी नहीं है, वो तो आपको एक साथ कंपाइल होगा। कह सकता हूँ 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.25 से 1.5 घंटा तक में पूरा पूरा कंटेंट आपका रैप हो जाना चाहिए, टू बी ऑन सेफर साइड। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज में, तो आज जो इस वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि क्या है हमारा चार्जेस, मतलब क्या मतलब होता है चार्जेस का, कितने टाइप्स के हमारे चार्जेस होते हैं, और फिर थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर है जो कि हमने इसमें पढ़ने हैं। कुछ एक आधा सेक्शन ऐसे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, तो बताऊं आपको तो इसके अंदर 11 सेक्शन है कवर होते हैं, जो हमारे 77 से लेके 87 तक, जिसमें से दो सेक्शन ऐसे हैं जो कि हमारे मॉड्यूल में कवर नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ जान भी नहीं है, वो अपने आप में नाम की बात खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ उसका कंटेंट बचता नहीं है। रिमेनिंग 9 सेक्शंस है वो हमें डीपली इसके अंदर पढ़ने हैं, और बेस्ड अपॉन हमें उसके ऊपर एमसीक्यूज एंड केस स्टडी वगैरह सॉल्व करने होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो बात आएगी, ये ओवरव्यू है, इसकी जरूरत नहीं है, मैं जो यहाँ पे दिया हुआ है इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के अंदर कंटेंट आता है वो यही कि भैया पहले आपके समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 के अंदर। चार्ज को डिफाइन किया गया, मतलब डेफिनेशनल एक तरीके से कंटेंट है हमारा कि चार्ज होता क्या है। और फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक लौता ये कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं, ये कंप्लीट करके एक अपने आप में एक सवाल बनता है। तो इसको सबसे पहले समझना है। तो आप देखो डायग्राम में बड़े अच्छी तरीके से बताया गया है, कुछ नहीं है, इसी को बस पार्ट में लिख दिया गया, 4 पार्ट के अंदर जोड़ दो तो डेफिनेशन बन जाएगी। तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज का बेसिकली मतलब होता है कोई भी इंटरेस्ट या लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स किसकी, ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी। और इसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम किसको, मॉर्गेज को भी। अब मोटा मोटा आप इसको जरा समझो बेसिकली मतलब क्या है चार्ज का। तो हिंदी शब्दों में अगर आपको बताऊं तो आपने सुना हुआ है गिरवी रखना, आपने देखा हुआ है कि मॉर्गेज रख देना, गिरवी रख देना, ये जनरल हम अपने अकाउंट्स के अंदर सुनते आते हैं इस टर्म को। तो गिरवी रखने का बेसिकली मतलब क्या है कि मुझे पैसा चाहिए। सपोज करो मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी उसको बैंक से पैसा चाहिए। बैंक कहता है कि भैया हम तुम्हें पैसा दे तो देंगे, लेकिन हमारी क्या सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी बताओ क्या है। तो हम उसे सिक्योरिटी देते हैं कि भैया ये रही सिक्योरिटी। अब वो सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, हम अपने बिल्डिंग के पेपर दे सकते हैं, अपनी गाड़ी दे सकते हैं, अपनी कोई और प्रॉपर्टी दे रखे हैं, अपना किसी अंडरटेकिंग का कोई पार्ट हो सकता है, हमारी कंपनी या उसकी अंडरटेकिंग का कोई पार्ट हो सकता है, या दोनों हो सकता है। मतलब कि कंपनी का कोई अंडरटेकिंग का पार्ट हो, कोई हमारी बिल्डिंग हो, कोई हमारा लैंड हो, एनीथिंग, कुछ भी जो हमने जिसके ऊपर उसका इंटरेस्ट शो कर दिया। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि अगर कल को रीपेमेंट नहीं हो पाई उस बैंक के लोन की, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस एसेट के ऊपर उस बैंक का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब उसका हक है इन केस अगर रीपेमेंट नहीं हो पाई तो उस तरीके की चीज को हम कहते हैं चार्ज क्रिएट करना। अब ये चार्ज क्रिएट को और जरा अच्छे समझो। इसके अंदर इंक्लूड आई मॉर्गेज वर्ड। तो मॉर्गेज भी एक वर्ड है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि मॉर्गेज एक वर्ड है, एक वर्ड आता है आपका प्लेज, एक वर्ड होता है आपका हाइपोथेटिकेशन। तो इनमें क्या मतलब सिमिलैरिटी है और क्या इसके अंदर डिफरेंसेस हैं। और बेसिकली ये सारा कुछ जो है, अगर मैं कंपनी लॉ के टर्म में बात करूं तो सब कुछ एक ही के अंदर कवर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, अब चार्ज के अंदर देखो दो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज चार्ज क्रिएशन एंड नंबर 2 इज चार्ज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चार्ज क्रिएशन इज नथिंग, मतलब क्या है कि मेरे को बैंक से लोन चाहिए, मैंने बैंक से बात करी, अपनी प्रॉपर्टी उसके पास गिरवी रख दिया, जो भी हमारा एग्रीमेंट बनना था, मतलब इंस्ट्रूमेंट उसमें यहाँ पे कहेंगे, वो एक एग्रीमेंट फॉर्म किया दोनों ने उसके ऊपर साइन किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, एक एग्रीमेंट हमने क्रिएट कर लिया कि दिस ये हमारा लोन का अमाउंट है, इस तरीके से लोन मिलेगा, अगर मैं रीपेमेंट नहीं कर पाया, इंटरेस्ट वगैरह नहीं पे कर पाया, तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी है ये इसके साथ मॉर्गेज है, इसके अंदर चार्ज क्रिएटेड है, तो बैंक उससे रीपेमेंट अपनी ले सकती है, उसको बेच सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हमने कर लिया चार्ज क्रिएशन। अब जो कंपनी है वो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि वो इस तरीके से चार्ज क्रिएट कई सारे बैंकों के साथ कर ले। मतलब मैंने एक बैंक से पैसा ले लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो हो सकता है कि मैं फिर से वही प्रॉपर्टी को कहीं और मॉर्गेज रख दूं,
दूसरे बैंक को क्या पता लगेगा कि मैंने किसी और बैंक के साथ मॉर्गेज रखा हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी को क्या पता लगेगा कि ये ऑलरेडी मॉर्गेज है। तो इसलिए कंपनी लॉ में एक कॉन्सेप्ट आया क्या कि आप जब कोई भी चार्ज क्रिएट करोगे तो उसको रजिस्टर करोगे कहाँ पे, एनसीए के पास। रजिस्टर का मतलब क्या हुआ कि आप रजिस्ट्रार को उसकी इंफॉर्मेशन दोगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे इस लोन के अगेंस्ट चार्ज इसका क्रिएटेड है, तभी वो सिक्योर्ड और क्रिएटेड माना जाएगा। अदरवाइज अगर चार्ज सपोज आपने क्रिएट ही नहीं क्रिएट कर लिया, अगर रजिस्टर ही नहीं किया, तो वो क्रिएशन की वैलिडिटी नहीं रह जाती। वैलिडिटी नहीं रह जाने का मतलब कि जो मेरा वो सिक्योर्ड लोन था, वो सिक्योर्ड लोन तभी माना जाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी। इनकेस अगर वो नहीं हो पाई तो ये मेरा डेट तो है, लोन तो है, लेकिन ये सिक्योर्ड नहीं है, सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट से सिक्योर्ड नहीं हो जाता। इन केस ऑफ कंपनी यू हैव टू रजिस्टर द सेम, देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज सिक्योर्ड लोन, ठीक है, अदरवाइज ये सिक्योर्ड नहीं कहलाएगा। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस कब माना जाएगा, नंबर 1 इज क्रिएशन ऑफ चार्ज, नंबर 2 इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है, कौन सा रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्या टाइम फ्रेम वगैरह है, वो सारा कुछ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आ गई कि क्यों क्रिएट किया जाता है, ये पता है भैया लोन लेने के लिए चाहिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है, दैट इज क्रिएशन, और क्यों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि उसका कंपनी गलत फायदा ना उठाए और उसको मल्टीपल जगह वो प्लेज ना कर दे, उसको हाइपोथेटिकेट ना कर दे, उसको मॉर्गेज ना कर दे। तो इसको अवॉइड करने के लिए, उन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बनाए रखने के लिए, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, ठीक है। अब चार्ज को डिफाइन किया गया 216 के अंदर। चार्ज की देखो ये डेफिनेशन है जो यहाँ पार्ट में बताई गई, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज याद करनी है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर जी हमें क्या डिट्टो लिखना होता है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको डिट्टो लिखना पड़ेगा। एंड सवाल में कई बार आया हुआ है कि आपको टर्म डिफाइन करना है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, तो आपको सेक्शन 216 भी कोट करना है वहां पे, और एज इट इज डेफिनेशन लिखनी होगी जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या क्या चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंटरेस्ट और लीन। एक पार्ट हो गया कि इंटरेस्ट है या लीन है। लीन का मतलब भी वही है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट उनके पास राइट है कि वो उसको रिकवर कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उससे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड किसके ऊपर, ऑन प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी। प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है, एसेट हो सकता है, और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ, कोई और उसके अंडरटेकिंग की प्रॉपर्टी हो, कंपनी की हो, या उसकी किसी एसोसिएट की, उसकी किसी सब्सिडरी की है, तो उसको भी वो यहाँ पे मॉर्गेज कर सकते हैं एज सिक्योरिटी। क्यों इसको रखा गया, क्यों चार्ज क्रिएट किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस बात का, कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रिपेमेंट नहीं हो पाई तो वहां से रिकवर कर लिया जाएगा। एंड इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारा मॉर्गेज भी। मॉर्गेज बेसिकली क्या होता है, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगर हम उसको प्लेज करते हैं तो वो हमारा मॉर्गेज कहलाता है। मतलब इमूवेबल है और पोजीशन उसका मेरे पास ही है, मतलब कंपनी के पास ही पोजीशन है, और वो जो प्रॉपर्टी जो हमने मॉर्गेज की है दैट इज नॉट मूवेबल, वो इमूवेबल नेचर का है, तो वो मॉर्गेज कहलाता है, ठीक है। बाकी प्लेज और हाइपोथेटिकेशन को भी हम देखेंगे आगे चल के कि इसमें क्या डिफरेंस होता है ना। इसी को इलेबोरेट कर दिया गया कि चार्ज का मतलब इंटरेस्ट लिंक क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, और बोथ एज सिक्योरिटी, और इंक्लूड करते हैं इसके अंदर हमारा मॉर्गेज भी। तो ये एक कॉन्सेप्ट का हमें बेसिकली बताया गया है, वो मैंने आपको समझा दिया कि भैया जब भी कभी भी लोन वगैरह बैंक से हमें लेना होता है। आपने देखा एक चीज और कि ये जो चार्ज क्रिएशन है ये इन केस ऑफ डिवेंचर भी होता है। अगर मेरे को सिक्योर डिवेंचर इशू करने हैं तो उस केस में मैं डिवेंचर ट्रस्टी के नेम पे चार्ज क्रिएट करता हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट देखा हुआ है आपने। इसके जस्ट पिछला चैप्टर देखा कि एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट में भी अगर कंपनी चाहे तो उसको सिक्योर्ड फॉर्म में कर सकती है, और उस केस में एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट के केस में डिपॉजिट ट्रस्टी जो होगा उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो चार्ज क्रिएशन वहां पे भी था, लेकिन आप ध्यान दें कि वहां पे जो आपने चार्ज क्रिएशन देखा था तो उसमें क्या देखा था कि दैट will only be created on tangible assets। सिर्फ tangible assets पे होता है, intangible assets पे नहीं होता। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो वो tangible पे भी हो सकता है, intangible पे भी हो सकता है, ठीक है। तो चार्ज क्रिएट किया जाता है बेसिकली इन फेवर ऑफ लेंडर, जो भी लेंडर है उसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा। जब भी हमें सिक्योर डिवेंचर इशू करना होता है तो उस केस में भी हमें करने की आवश्यकता पड़ती है। एक बार चार्ज अगर रजिस्टर हो गया, अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब मैंने रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने का मतलब क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन मेरी एमसी के पास चलेगी, रजिस्ट्रार के पास चलेगी। जब मेरी इन्फॉर्मेशन उसके पास चलेगी तो उसको माना जाता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में आ गई। पब्लिक डोमेन का मतलब क्या है कि हर किसी को इसकी अवेयरनेस होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आगे चल के सेक्शन नंबर 80 डीम्ड नोटिस का आएगा, वो बेसिकली इसी पॉइंट के ऊपर जोर डालता है क्या कि भैया अगर मेरा एक बार चार्ज क्रिएट हो गया तो वो अब सर्व मतलब सबको पता है उसके बारे में, सबकी नॉलेज में वो चीज है। कल को कोई आके ये नहीं कह सकता कि सपोज मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी थी, मैंने किसी को बेच दी, उसने उसको परचेज कर लिया, बाद में उसको पता लगा है इस प्रॉपर्टी में तो चार्ज क्रिएटेड था, मतलब ये ऑलरेडी गिरवी रखी हुई थी प्रॉपर्टी। तो इस चीज को लेकर वो कंपनी का अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि कंपनी ये कह सकती थी कि मैंने इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया था रजिस्ट्रार के पास, एमसीए के पास, दैट मींस ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक डोमेन में जा चुकी थी, पब्लिक डोमेन में जा चुकी थी, तो इसकी अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए थी। आपने कुछ डॉक्ट्रिन पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको, डॉक्ट्रिन पढ़े थे। डॉक्ट्रिन क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। का मतलब यही था कि वो सारी जानकारी जो हम
एनसीए तक पहुंचा देते हैं, रजिस्ट्रार तक पहुंचा देते हैं, वो पब्लिक डोमेन की मानी जाती है, कोई भी पब्लिक उसको चाहे तो एक्सेस कर सकता है। तो किसी को भी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन करनी है तो वो करने से पहले उसकी एक लाइबिलिटी बनती है कि वो इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन कर ले, इस टाइप की इंक्वायरी कर ले कि वो रजिस्टर्ड है, चार्ज है, उसके अगेंस्ट है या नहीं है, ब्ला ब्ला व्हाटएवर। ठीक है, तो ये पब्लिक डोमेन की नॉलेज होती है, सबकी नॉलेज में चीज होनी चाहिए। अच्छा, इससे बेसिकली कंपनी क्या कर पाती है, तो कंपनी फ्रॉड करने से चूक जाती है। वो चाहे तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को मल्टीपल जगह मॉर्गेज नहीं रख सकती, तो ये भी एक पर्पस है इसको इंट्रोड्यूस करने का। नाउ सेक्शन 77 से 87 तक हमारा डील होगा, नोट डाउन इन दिस। टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात कर लेते हैं फटाफट से। दो टाइप के हमारे पास चार्ज होते हैं, नंबर 1 इज फिक्स्ड चार्ज, नंबर 2 इज फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज में क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस समझ जरा फटाफट से। मतलब क्या है, फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब मैं किसी स्पेसिफिक एसेट को, किसी भी स्पेसिफिक एसेट को हम मॉर्गेज करते हैं, मतलब उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं। स्पेसिफिक एसेट का मतलब क्या होगा, जनरली दिस कैन बी कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट्स, मतलब जो लैंड है, बिल्डिंग है, जो कि चेंज नहीं होगी। मैंने कोई लैंड ए था, उसको मैंने मॉर्गेज कर दिया, उसको मैंने उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया, तो वो लैंड ए ही रहेगा, ऐसा नहीं उसकी जगह पे लैंड बी आ जाएगा। परमानेंट नेचर का वो चार्ज क्रिएट हुआ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उस प्रॉपर्टी को या उस पर्टिकुलर एसेट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। वो आइडेंटिफाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। ऐसा नहीं कि हाँ जी लैंड पे कर दिया, लैंड कौन सा, पता लगे 4 लैंड है, पता ही नहीं किस लैंड को हमने चार्ज क्रिएट किया है, तो ऐसा नहीं है। वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, एंड दैट शुड बी अ स्पेसिफिक एसेट व्हिच इन परमानेंट नेचर, मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, परमानेंट नेचर का। ठीक है, अब अगर ऐसा चार्ज क्रिएट हुआ तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। अब इसके साथ और दिक्कतें क्या आती हैं कि अगर इस टाइप के चार्ज क्रिएट हुए हैं तो उस केस में जो बोरोइंग कंपनी है, मतलब जिसने पैसा लिया उधार में, जैसे कि हमारी कंपनी, तो हम उस एसेट को क्या बेच सकते हैं, नहीं बेच नहीं सकते। अगर मुझे बेचना होगा तो मुझे उससे पहले क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, लेंडर की। मतलब कि जिसने पैसा में उधार दिया है और उसके अगेंस्ट उसके फेवर में चार्ज क्रिएटेड है, अगर मुझे ऐसे एसेट को बेचना हो तो उस बेचने के पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो अलाउ करता है कि हाँ जी आप बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बेच सकते। क्या मैं उस एसेट को यूज कर सकता हूँ, हाँ जी, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको यूज किया जा सकता है, यूज करने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। कब मैं उस एसेट को बेच पाऊंगा विदाउट एनी परमिशन, तब जब आपने अपना डेट जो है वो चुका दिया हो। एक जनरल सी बात है कि जो आपने गिरवी रखा था वो गिरवी छुड़वा लिया आपने, तो उसके बाद वो एसेट आपका, उसका आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिक्स चार्ज में बेसिक सी मतलब समझ में आती है, स्पेसिफिक एसेट होगा, परमानेंट नेचर का होगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही, मतलब जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तभी आइडेंटिफाइड है कि किस एसेट के अगेंस्ट किया जा रहा है। आप इसको सेल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, यूज आप कर सकते हो, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फ्लोटिंग चार्ज की बात करते हैं। तो फ्लोटिंग चार्ज हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का। फ्लक्चुएटिंग नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये वो चार्ज है जो क्रिएट किए जाते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। हमने ऊपर देखा वो चार्ज क्रिएट किए जाते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या हुआ, डेटर के ऊपर कर लिया, डेटर के ऊपर कर लिया, रॉ मटेरियल के ऊपर कर लिया। लेकिन अब ये आइडेंटिफाइड नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। मतलब क्या होगा कि हमने चार्ज क्रिएट किया और रॉ मटेरियल कौन सा, हमारे पास 10 तरीके का रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल भी मूवमेंट में रहते हैं, मतलब आते जाते रहते हैं, कभी आते हैं फिर बिक जाते हैं, फिर आ जाते हैं। डेटर की बात करें तो डेटर समझ लो अभी एबीसी डेटर है, कल को वो खत्म हो जाएंगे तो पीक्यूआर डेटर आ जाएगा, एक्सवाईजेड डेटर आ जाएंगे, कोई भी डेटर आएंगे, तो ये रोटेशनल है, ये परमानेंट नेचर के नहीं है, तो ये मूवमेंट होती रहेगी। तो इस टाइप के एसेट के ऊपर जब चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज। तो इस केस में क्या मैं जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है उसको बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, उसके लिए कोई परमिशन चाहिए क्या, नहीं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं चाहिए। उनको तो मैं बेचूंगा ही क्योंकि वो मेरे बिजनेस का पार्ट है, मैं बिजनेस ही उन्हीं चीजों का करता हूँ, तो दैट शुड बी इन मूवमेंट, वो मूवमेंट में ही रहेंगे, उसके लिए कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसको यूज भी कर सकता हूँ और मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अंदर कि कब हमारा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा। मतलब फिक्स का मतलब कि तब मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, कब मैं उसको यूज करने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सपोज करो कंपनी हमारे जो चार्ज के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वायलेट कर देती है, कंपनी जो है वो बंद होने वाली है, कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई है, या कंपनी जो है उसने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया। अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी तो उस केस में क्या फर्क से निकल के आएगा कि सपोज करो मैंने अपने रॉ मटेरियल को मॉर्गेज किया हुआ था, मैंने काम बंद कर दिया, तो मेरे पास जितना अवेलेबल रॉ मटेरियल है, एक बार मैंने अगर काम बंद कर दिया तो वो रॉ मटेरियल जो मेरा फ्लोटिंग चार्ज था, अब वो क्या हो जाएगा, मेरा फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब क्या हुआ कि वो रॉ मटेरियल अब तो बिकेगा नहीं, और मैं उसको किसी और को ऐसे बेच सकता हूँ क्या, बिजनेस मैंने बंद कर दिया और मैं सिर्फ चार्ज को अवॉइड करने के लिए क्या उसको बेच पाऊंगा, नहीं बेच पाऊंगा। वो मेरा रॉ मटेरियल रुक गया, एक तरीके से बिजनेस बंद होने की कगार पे आया तो रॉ मटेरियल मेरा ब्लॉक हो गया, और जैसे ही वो ब्लॉक हो गया वो क्या माना जाएगा, एक प्रकार का फिक्स चार्ज। अब उस रॉ मटेरियल को बेच के उस चार्ज के पैसे ही चुकाए जाएंगे और कुछ नहीं किया जाएगा। कंपनी मेरी बंद होने जा रही है, लिक्विडेट होने जा रही है, तो उस केस में भी जो वो ऐसे स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होंगे एट दैट टाइम, मतलब कि जब कंपनी बंद होने जा रही है उस टाइम में जितने भी स्टॉक अवेलेबल है वो सारा का सारा फ्लोटिंग चार्ज से कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स चार्ज पे।
इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज इसी को कहा जाता है कि जब मेरा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस पे, फिक्स चार्ज। और ऐसा तभी होगा जब या तो मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट करूंगा, या फिर कंपनी अपना काम करना बंद कर दे, या कंपनी लिक्विडेशन में चली जाए, या फिर जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी चार्ज किया गया था, मतलब जिसको सिक्योर्ड किया गया था, वो क्लेम करे कि नहीं जी हमें स्टॉक बेच के हमारा पैसा दो, आपने रीपेमेंट वगैरह की जो टर्म्स थी वो सारी वायलेट कर दी है। तो इन एनी ऑफ दिस सिचुएशन मुझे अपने सारे सिक्योरिटी को, जितने भी सिक्योर्ड होंगे मेरे पास, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डेटर्स हो, जो भी कुछ हो, उसको मेरे को सेटल डाउन करके उस सारे डेट को चुकाना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो फ्लोटिंग चार्ज था वो हो गया फिक्स चार्ज, क्योंकि फ्लोटिंग तभी तक रहेगा जब तक वो मूवमेंट में है। पर एक बार जैसे काम बंद हुआ या वायलेशंस वगैरह हुई तो वो मूवमेंट को रोका जाएगा, पहले वो सारे स्टॉक को बेचा जाएगा, उसकी पेमेंट वगैरह की जाएगी, उसके बाद अगर चाहे तो मूवमेंट स्टार्ट भी हो सकता है, अगर बिजनेस क्लोजर का केस ना रहा तो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कहा जाता है कि इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज, जब हमारा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फिक्स चार्ज में, क्रिस्टलाइज हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। आपको चार समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ चार्ज समझ में आ गया। आप नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे अपना सेक्शनल कंटेंट, जिसके अंदर सबसे पहला सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन नंबर 77। चलिए, तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 77 से अपने को शुरू करना था। अब मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था, मतलब पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दिखाऊंगा पूरे 11 सेक्शन का। तो पहले आपको मैं वो एक बार शो ऑफ कर दूं कि टोटल हमारे पास सेक्शंस क्या है, किसको हम नहीं पढ़ने वाले और किसको पढ़ने वाले हैं। फिर 77 को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो ये आपकी कुछ सेक्शंस की लिस्ट है जो कि एमसी की साइड से मैंने उठाई है। 77 से लेके 87 तक चलेगा। 77 वो सेक्शन है जो कि हमारी आज वाले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इस वाले पार्ट में। इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं मेनली कि क्या हमारे मॉड्यूल में कवर नहीं है, तो सेक्शन नंबर 81 है जो कि कवर नहीं है, जो बात करता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस टू बी केप्ट बाय रजिस्ट्रार। ऑब्वियस ही बात है, रजिस्ट्रार क्या करता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है जिसके अंदर वो चार्जेस के प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता है कि किस कौन कौन से के अगेंस्ट चार्ज क्रिएटेड है, कौन कौन से चार्ज ऐसे हैं जो सेटल डाउन हो चुके हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन हो गई है, डेट की पेमेंट वगैरह हो गई है। तो इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन जो वो मेंटेन करके रखता है रजिस्ट्रार, तो वो हमारा कवर होता है सेक्शन नंबर 81 में। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, इसलिए हमारे मॉड्यूल का ये पार्ट नहीं है। मॉड्यूल के अंदर इसको अलग से स्पेसिफिकली कवर नहीं किया गया, इसका कंटेंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अगली बात आएगी सेक्शन नंबर 85 की, जो बात करता है कंपनीज रजिस्टर ऑफ चार्जेस। मतलब कि यही चार्जेस जो है इसका एक रजिस्टर कंपनी भी मेंटेन करके रखेगी। अब इसके ऊपर एक सवाल है हमारे पास कि कंपनी जो इसका चार्जेस का रजिस्टर मेंटेन करके रखेगी वो कितने साल तक रखेगी। तो एक जनरल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो मेंटेन किया जाता है कंपनी लॉ के अंदर, वो मेंटेन किया जाता है 8 असेसमेंट ईयर, मतलब 8 साल तक, असेसमेंट नहीं बोलेंगे, 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक वो मेंटेन किया जाता है। तो 8 साल तक मेंटेन करना होता है। तो ये सेक्शन नंबर 85 के अंदर कवर है, जिसके ऊपर हमारे पास सवाल तो है लेकिन कंटेंट हमारे पास नहीं है, क्योंकि और कुछ इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं बसता। इन दोनों के अलावा बाकी जो 9 सेक्शन है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 77 से फटाफट से। चलिए, तो सेक्शन नंबर 77 आता है। अब 77 से पहले ना इन्होंने 2 चार्ट बना के दे दिया है यहाँ पे। इस चार्ट का रेफरेंस आगे आएगा, जब आगे इसका रेफरेंस आएगा तो मैं आपको यहाँ पे लेके आऊंगा। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसी वाले कंटेंट में आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए, सबसे पहले बात आती है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बेसिकली किसकी ड्यूटी है, तो कंपनी जो चार्ज क्रिएट कर रही है, मतलब जिसको पैसा चाहिए, प्राइमरी ड्यूटी उसी की होती है कि वो रजिस्टर करे अपने चार्जेस को जो क्रिएट किया है उसने। तो प्राइमरी ड्यूटी किसकी है, कंपनी की, कि जो भी उसने लोन बोरो किया है, जो भी कुछ किया है, तो उसको क्रिएट, अगर वहां पर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है तो उसको रजिस्टर करने की जो प्राइमरी ड्यूटी आती है वो किसके ऊपर आती है, कंपनी के ऊपर, जो कि बोरो कर रही है। अब जो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है वो किस किस के ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, तो सिचुएशन यहाँ पे बहुत सारे हैं। क्या कि चार्ज जो क्रिएट किया जा सकता है विद इन इंडिया भी किया जा सकता है, आउटसाइड इंडिया भी किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी भी किया जाता है, एसेट्स भी किया जा सकता है, या कंपनी के किसी अंडरटेकिंग पे किया जा सकता है। ये टेंजिबल एसेट्स पे भी किया जा सकता है और इंटेंजिबल एसेट्स पे भी किया जा सकता है। और वो जो एसेट्स हैं वो सिचुएटेड मेरे विद इन इंडिया भी हो सकते हैं और आउटसाइड इंडिया भी हो सकते हैं। तो ये मतलब मल्टीपल कैटेगरीज है कि जो चार्ज क्रिएट किया जाएगा तो उसके अंदर किस किस तरीके की बातें हो सकती हैं। तो ये सारी बातें हैं कि कहाँ क्रिएट किया जा सकता है, किन एसेट्स पे क्रिएट किया जा सकता है, और वो एसेट्स कहाँ मौजूद हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सारे के सारे कवर हो जाते हैं चार्ज के अंदर। ठीक है, अब आपने एक चीज और देखा होगा कि कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि जब कोई बोरो करता है पैसे, तो जैसे मुझे बोरिंग चाहिए, मुझे आपसे अगर पैसे लेने हैं तो आप कहते हो जी अपने घर के पेपर दो, अपने बिल्डिंग के पेपर दो। मतलब कहने का मतलब है कि टाइटल डीड को डिपॉजिट कर देना,
जो आपने चार्ज क्रिएट किया वो कैसे क्रिएट किया, अपना जो टाइटल डीड था, मतलब जिसपे आपका मालिकाना हक था, जो आपके पेपर थे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, वो आपने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके से भी चार्ज क्रिएट किया जाता है। अगर ऐसे भी चार्ज क्रिएट किया गया है तो उस सिचुएशन में भी कंपनी को, कौन सी कंपनी को, बोरोइंग कंपनी को अपने चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसमें कोई अलग नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। इस तरीके से भी होता है, ये भी एक फॉर्म है एक तरीके से, कि इस फॉर्म में भी जनरली बैंक्स वगैरह भी इस तरीके का काम करती हैं कि वो आपकी बिल्डिंग के पेपर, आपके लैंड के पेपर आपसे डिपॉजिट की फॉर्म में रख लेती हैं अपने पास, और उसके बाद आपको वो लोन प्रोवाइड करती है। तो इसको भी हम क्रिएशन ऑफ चार्ज ही कहते हैं। एंड इन दिस सिचुएशन ऑल्सो यू हैव टू रजिस्टर योर चार्ज, मतलब बोरिंग कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर एक पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर और रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, तो रजिस्ट्रेशन बाय चार्ज होल्डर जो है वो आपका कवर होगा सेक्शन नंबर 78 में, अगला सेक्शन। मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जो कि जो चार्ज होल्डर है, चार्ज होल्डर कौन है, जैसे कि बैंक और कंपनी। तो कंपनी कौन है, जिसने क्रिएट किया चार्ज, और चार्ज होल्डर कौन है, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाएगा, मतलब कि बैंक। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि बैंक जो है वो रजिस्टर करेगी चार्ज को, अगर कंपनी फेल हो गई रजिस्टर करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे तो किसके जाएंगे, बैंक के। तो बैंक को भी एक प्रिकॉशनरी तरीके से मेजर दिया गया है, जिसके अंदर अगर कंपनी फेल हो जाती है रजिस्टर करने में तो बैंक भी चाहे तो रजिस्टर कर सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट आएगा इसके अंदर, रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर। ठीक है, ये बकायदा हम सेक्शन में देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन बाय परचेजर जो है वो सेक्शन 79 है। उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि जो परचेजर है, परचेजर का मतलब क्या हुआ कि सपोज मेरी एक प्रॉपर्टी है, कंपनी है, कंपनी की एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर मैं बेच देता हूं, अगर इस प्रॉपर्टी को मैं बेच देता हूं विद परमिशन, नो डाउट कि परमिशन तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप बेच नहीं सकते। मैंने परमिशन लेके उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो जो उस प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है वो भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है चार्ज का। रजिस्ट्रेशन क्या करवाएगा, वो बोलेगा कि भैया पहले ये कंपनी के नाम था, उसके नाम को हटा के उसकी जगह पे मेरा नाम डाल दो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब किसकी है, मेरी है। तो इस टाइप की हरकत जो है वो ऑलरेडी वैसे कंपनी को कराना चाहिए, नो डाउट, बट अगर कंपनी फेल हो जाती है करवाने में तो उस केस में जिसने परचेज किया है वो भी ये एक्टिविटी को करवा सकता है, जो कि हम देखेंगे सेक्शन नंबर 73 में। तो कहीं ना कहीं बात आई कि तीन टाइप के लोग हैं जो कि चार्ज क्रिएट रजिस्टर करा सकते हैं। कंपनी तो कराएगी, प्राइमरी ड्यूटी उसी की है। वो फेल हो जाएगी तो चार्ज होल्डर करा सकता है सेक्शन 78 के अंदर। और अगर कोई परचेज करने का सिनेरियो आता है तो उस केस में सेक्शन 79 के ऊपर जो परचेजर है वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नाउ हाउ टू रजिस्टर चार्ज, चार्ज कैसे रजिस्टर होगा, तो चार्ज बेसिकली कैसे रजिस्टर होगा, हम फाइलिंग करेंगे। किसके पास फाइलिंग करेंगे, रजिस्ट्रार के पास। जितना भी पर्टिकुलर्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारा, उस फॉर्म के अंदर इसको फिल किया जाएगा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बेसिकली CHG1, फॉर्म CHG1 है जिसके अंदर इसको फुल किया जाएगा। और अगर डिबेंचर का केस होगा तो उस केस में होता है CHG9। ये फॉर्म का नंबर है, आपको नाम ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं समझता इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद करना। द थिंग इज कि प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख के आप इसको आगे बढ़ सकते हो कि प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप सारे पर्टिकुलर्स जो है वो चार्ज के फिल करोगे और उसके साथ अटैच करोगे। क्या अटैच करोगे, वो इंस्ट्रूमेंट, वो एग्रीमेंट जो कि बोरोइंग कंपनी ने और लेंडिंग कंपनी ने किया है आपस में। मतलब जो लेंडर है और जो बोरोइंग कंपनी है, मतलब हमारी कंपनी और बैंक, इन्होंने जो आपस में एक एग्रीमेंट किया होगा उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी कॉपी भी आपको उस फॉर्म के साथ क्या करनी है, अटैच करनी है। ऑब्वियस सी बात है, इसको साइन कौन करेगा, तो इसको कंपनी भी साइन करेगी और चार्ज होल्डर भी साइन करेगा। और इसको फाइल किया जाएगा कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर, अलॉन्ग विद व्हाट, प्रिस्क्राइब्ड फीस, जो कि भी कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन होगी, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो क्या बेसिक प्रोसीजर पता लगा आपको कि भैया सारी इंफॉर्मेशन एक फॉर्म के अंदर भरनी है, उसके साथ अटैच करना है आपको अपना इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर साइन किया जाएगा जो कि कंपनी भी करेगी और दूसरा हमारा चार्ज होल्डर भी करेगा, और उसकी फाइलिंग की जाएगी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। मतलब कि जो वो आपका इंस्ट्रूमेंट आपने क्रिएट किया, जो चार्ज क्रिएट किया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार तक उसको पहुंचाया जाना है अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। ठीक है, अब बात आती है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब ये 30 दिन का जो पॉइंट है, इसी के ऊपर वो चार्ट दिया हुआ था कि अगर इसके अंदर डिले होता तो उसको लेके क्या सिनेरियो है, अभी देखेंगे उसको आगे ना। अगला पॉइंट आता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय चार्ज। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी वेरिफिकेशन जो होगी वो कैसे होगी, तो इंस्ट्रूमेंट की वेरिफिकेशन बेसिकली कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो है कि प्रॉपर्टी आपकी सिचुएटेड कहाँ है। इसके ऊपर आपका पेपर में सवाल आया हुआ है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है, वो विद इन इंडिया है या आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में वेरीफाई जो किया जाएगा, वेरिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा या तो आपकी कंपनी अंडर दी सील, जो भी उसकी कॉमन सील वो यूज करते होंगे। अगर वो कॉमन सील उनका है तो उस केस में कंपनी इशू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो
उस केस में क्या होगा कि आपका डायरेक्टर कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर, या फिर कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कर सकता है, या फिर कोई भी ऑथराइज ऑफिसर जो चार्ज होल्डर का होगा वो भी कर सकता है। तो बेसिकली कितने सिनेरियो आ गए। नंबर वन इज कंपनी। कंपनी कब? जब कंपनी के पास कॉमन सील होगा तब। अगर कॉमन सील नहीं है तो डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी उसी कंपनी का, या फिर आपका जो ऑथराइज ऑफिसर होगा किसका? चार्ज होल्डर का। तो ये प्रॉपर इतने सारी बातें आएगी, ये लोग सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। थर्ड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहता है कि सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज। मतलब कोई ऐसा पर्सन भी कर सकता है वेरिफिकेशन जो कि उस मॉर्गेज में इंटरेस्टेड नहीं है। कह लो कोई थर्ड पार्टी जो वेरीफायर, एक तरीके से जो वैल्यूएशन कर दे, जो वेरिफिकेशन कर दे, कोई थर्ड पार्टी, थर्ड ऑथराइज्ड पर्सन, मतलब कि वो जो कि कैपेबिलिटी रखता है उसको वेरीफाई करने की, लेकिन वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, उस मॉर्गेज में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी उसका अपना, जो कहते हैं कि अपना कोई लालच नहीं है उसके अंदर। तो इस टाइप का पर्सन भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है। ये लेकिन सिचुएशन तभी आएगी जब प्रॉपर्टी होगी हमारी आउटसाइड इंडिया। अदरवाइज ये थर्ड पर्सन का सिनेरियो नहीं आता तब जब प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी विद इन इंडिया। तो सेकंड पॉइंट देखो आप, इसके अंदर दिखेगा आपको कि जब प्रॉपर्टी सिचुएटेड है विद इन इंडिया, वेदर होली और पार्टली, पूरी इंडिया में या पार्टली में इंडिया में होगा तो भी आपका ये रूल चल जाएगा। क्या चल जाएगा कि सर्टिफिकेट इशू करेगा, कौन इशू करेगा। तो यहाँ पे कंपनी या कॉमन सील वाला पॉइंट नहीं आएगा। यहाँ सीधा सीधा पॉइंट है कि जो सर्टिफिकेट है वेरिफिकेशन का वो इशू करेगा या तो डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का, या फिर ऑथराइज ऑफिसर किसका? चार्ज होल्डर का। बात खत्म। मतलब कि जब आउटसाइड इंडिया होगा तो आपका कॉमन सील वाला एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है, और जब आउटसाइड इंडिया होगा तो सम पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन दी मॉर्गेज, मतलब अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड, तो उसके अलावा कोई और पर्सन भी हो वो भी कर सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आउटसाइड इंडिया का केस है। बट विद इन इंडिया में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। फिर बात आती है एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। अब इसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा चार्ट के ऊपर, जो आपने चार्ट देखा था। आपको एक जनरल सिनेरियो क्या पता लगा कि भैया चार्ज क्रिएट कर लो और क्रिएट करने के 30 दिन के अंदर आपको उसको रजिस्टर करवा देना है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसके लिए दो सिनेरियो है। नंबर वन कि चार्ज जो क्रिएट किया गया है वो क्रिएट किया गया है 2/11/2018 से पहले। 2 नवंबर 2018 से पहले अगर चार्ज क्रिएट किया जाता है तो उस केस में भी रूल तो सेम है कि 30 डेज के अंदर आपको क्रिएट कर लेना था, अपना रजिस्टर कर लेना था चार्ज को। अगर आप नहीं कर पाए, फेल टू रजिस्टर हो गए, तो उस केस में आपको 300 दिन दिए जाएंगे कि भैया 300 दिन, जिस दिन आपने क्रिएट किया चार्ज उससे 300 दिन जोड़ लो और 300 दिन के अंदर अंदर आपको कर लेना है। लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल फीस देनी पड़ेगी और इसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। मतलब कि 30 दिन का टाइम लिमिट चढ़ा गया, आपका खत्म हो गया। कंपनी क्या करेगी? कंपनी एप्लीकेशन देगी रजिस्ट्रार को कि जी 30 दिन का टाइम था, इस मोहलत में हम नहीं कर पाए, अब क्या करें? तो आपकी एप्लीकेशन अलॉन्ग विद दी जस्टिफाइड रीजन कि क्यों नहीं कर पाए, तो वो जस्टिफाइड रीजन को असेस करने के बाद रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो चाहे तो आपको अलाउ कर दे और 300 दिन उसी क्रिएशन की डेट से। तो क्रिएशन की डेट से आप ये समझ सकते हो कि 30 दिन आपको पहले दिया गया था, तो अब आपको एडिशनल 270 डेज दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, क्रिएशन से ही 300 दिन है तो एडिशनल 270 डेज आपको और दिए जाएंगे, जो कि रजिस्ट्रार की पावर में है, और ऑब्वियसली उससे आपको एडिशनल फीस ली जाएगी। ठीक है जी। अब आप कहते हो कि जी हम फिर नहीं कर पाए, हम उस अगले 300 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए, तो उसके बाद फिर अगेन रजिस्ट्रार को आप एप्लीकेशन दोगे जी अपनी जस्टिफाइड रीजन के साथ कि क्यों नहीं कर पाए। फिर आपको वो चाहे तो 6 मंथ की परमिशन दे सकती है फ्रॉम 2/11/2018 2/11/2018 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर रजिस्टर कर लेना है। अगेन यहाँ पे आपसे एडिशनल फीस कुछ ना कुछ ली जाएगी, वो डिसाइड किया जाएगा जो भी एट द टाइम चल रहा होगा। अब 6 मंथ फ्रॉम 2/11/2018, इसका जरा फर्क समझो। यहाँ पे 300 दिन कहा गया क्रिएशन से, यहाँ पे कहा जा रहा है 6 महीने 2011 से। तो ये भी पॉसिबल है कि ये वाला सिनेरियो आपका एग्जिस्ट ही ना करे। मतलब कि सपोज करो आपका जैसे कहा गया बिफोर 2/11/2018, मैं कहता हूँ एक दिन पीछे कर दो बस, 1/11/2018। तो 1/11/2018 से आपको 300 दिन तो पहले ही मिल गए थे। अब अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो इसके अंदर आपको 6 महीने मिलेंगे, जिसको हम रफली कह सकते हैं 180 डेज। तो अगर आपको 1 तारीख से 180 डेज जोड़ोगे तो वो वैसे 300 दिन के बहुत पीछे आ जाएगा, ये जो आपको ऑलरेडी टाइम उसका जा चुका है। तो ये वाला ऑप्शन आपका तब एग्जिस्ट करता है जब आपका ये 300 डेज खत्म होने के बाद भी इस 6 महीने की मोहलत से कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, तभी आप इसके अंदर आओगे। अदरवाइज ये वाला कैटेगरी आपके साथ फॉलो ही नहीं करेगा, आप कॉन्ट्रावेंशन के ऊपर आ जाओगे और आपके ऊपर जो पनिशमेंट लगानी है वो लगा दी जाएगी और टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। बट इन केस अगर ये वाला पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल है तो रजिस्ट्रार के पास पावर है कि ऑन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, एडिशनल फीस, वो आपको ये टाइम अलॉट कर सकती है। ठीक है जी, ये एक सिनेरियो खत्म होता है। फिर दूसरा सिनेरियो आता है कि सपोज 2/11/2018 को चार्ज क्रिएट किया गया या उसके बाद क्रिएट किया गया, तो उसके अंदर पहले भाई प्राइमरली आपको 30 दिन दिए जाएंगे कि भैया रजिस्टर कर लो। आप 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए तो आपको फिर और 30 दिन दिया जाएगा, और 30 दिन का मतलब कि क्रिएशन से 60 दिन,
और 30 दिन का मतलब कि 30 दिन तो आपको पहले मिल गया था, 30 दिन एडिशनल मिलेगा, जिसको आप ये भी कह सकते हो कि क्रिएशन से आपको 60 डेज का टाइम मिल जाएगा। अगेन सिनेरियो सेम रहेगा, आप पहले एप्लीकेशन दोगे, जस्टिफाइड रीजन बताओगे, रजिस्ट्रार को अगर वो लग गया, वो सेटिस्फाई हो गया, तो आपसे एडिशनल फीस की भरपाई कराएगा और आपको टाइम दे देगा। अब आप अगर उसके अंदर भी नहीं कर पाए अपना रजिस्ट्रेशन, तो क्या होगा, वो आपको फर्दर और 60 डेज की पावर रखता है देने की, मतलब कि और 60 डेज, फर्दर का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग से आप कह दो 120 डेज हो गए, पहले 30 डेज, फिर एडिशनल 30 डेज विच इज इन टोटल 60 डेज, फिर एडिशनल 60 डेज विच मींस इन टोटल 120 डेज, ये आपको और देने की पावर रजिस्ट्रार रखता है। अगेन सिनेरियो सेम होगा, आप एप्लीकेशन दोगे अलॉन्ग विद जस्टिफाइड रीजन दोगे, अगर वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो आपको वो टाइम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो अलग चीज है, जो बेहतरीन चीज है, वो क्या है कि आपसे यहाँ पे ली जाएगी एड वैलोरम फीस। मतलब इसका क्या मतलब होता है, एड वैलोरम फीस का मतलब वो फीस जो कि डिफाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कि ये जो है, सपोज अभी तक जो हमारा चल रहा था एडिशनल फीस, वो इस तरीके से होगा कि लेट जितने दिन की हो गई, पर डे की 100 रुपए, पर डे की 50 रुपए, वॉट एवर, ठीक है। एड वैलोरम क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन कितनी बड़ी है, जो चार्ज क्रिएट किया गया है वो 50 लाख के ऊपर किया गया है, तो सपोज उसका 5%, अगर वही 50 लाख नहीं, अगर वो 500 लाख का होगा या 5 करोड़ का होगा, तो उसका 5% अपने आप में फीस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो द थिंग इज कि वो फीस की परसेंटेज उस तरीके से यूज करना जो कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन छोटा है तो एडिशनल फीस आपका कम होगा, अदरवाइज एडिशनल फीस बड़ा हो जाएगा। अगर पर डे के हिसाब से फीस होती है तो वो आपका सिमिलर रहता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन आपकी छोटी हो चाहे ट्रांजैक्शन बड़ी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एड वैलोरम फीस का मतलब क्या हुआ, कि वो वाली फीस जो कि लगाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब वैल्यू के ऊपर वो फीस चार्ज की जाती है ना। फिर बात आती है कि ये जो आपकी क्लासेस होती हैं, अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनीज होती हैं, इसके ऊपर भी इनका मतलब फर्क पड़ता है कि अलग अलग क्लासेस ऑफ कंपनी पे अलग अलग तरीके से एडिशनल फीस लगाई जा सकती है। एडिशनल फीस का मतलब क्या, बेसिकली क्या है, तो ये वाला पॉइंट था कि डिफरेंस फीस फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनी। जनरली इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, तो उस कैपिटल के बेस पे भी फीस डिसाइड की जाती है कि आपकी पर डे की फीस इतनी लेट फी होगी या पर डे की ज्यादा फीस होगी। तो वो भी एक सिनेरियो आता है जब आप इस वाले केस में एग्जिस्ट करते हो, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, यहाँ तो एड वैलोरम फीस का आपका प्रोविजन आ जाता है। दिस इज रिगार्डिंग एक्सटेंशन। अगर आप सारे एक्सटेंशन भी फुलफिल नहीं कर पाए, कोई भी एक्सटेंशन, तो आपने कई जगह मेरे ख्याल से सुना हो या पढ़ा हो कि ऑप्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाने का। ऐसा कुछ नहीं है कंपनी लॉ के अंदर, कुछ अगर था तो पहले रहा होगा, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन द थिंग इज कि आज की डेट पे ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि ये सारे डेट एक्सपायर होने के बाद भी आप कंपनी लॉ के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, विच इज एक्चुअली नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डेलीगेट है रीजनल डायरेक्टर के पास। तो इन एनी सिनेरियो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर ये सारे टाइम लिमिट आप क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद सीधा सीधा लास्ट ऑप्शन आपके बचता है पनिशमेंट का, नथिंग एल्स। ओके, तो एक्सटेंशन वाला पॉइंट था। ये चीज को यहाँ पे इसको ना पैराग्राफ वे में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इसको पढ़ लोगे। सेम सिनेरियो है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। दो चीजें आएंगी, ऑन और आफ्टर वाली और बिफोर 2/11/2018। बेसिकली ये 2/11/2018 क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आपका पास हुआ था, एक आपका कंपनीज अमेंडमेंट सेकेंड ऑर्डिनेंस 2019 ये आया था, और इसको जो ये जो आया है बेसिकली ये आया था 21 फरवरी 2019 को। जैसा आप देख रहे हो ये ऑर्डिनेंस जो है 2019 में आया है, तो 21 फरवरी 2019 को आया था, लेकिन ये विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 2/11/2018 इसको लागू किया गया था। मतलब कि ये जो सिचुएशनल जितनी भी एक्सटेंशन की टाइम लिमिट की प्रोविजंस हैं, ये इस ऑर्डिनेंस में आया, जो कि आया 21 फरवरी 2019 को, लेकिन इसको जो लागू किया गया, ये लागू कैसे किया गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू किया गया। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की डेट क्या डाली गई, वो डाली गई 2/11/2018। इसलिए दो टाइप के अलग अलग कानून है, 2/11/2018 से पहले का अलग और उस दिन और उसके बाद का अलग प्रोविजन है। ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट, तो ऑब्वियसली बात आपको पता लग गया कि आप क्या करोगे, कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास, उसके साथ वो डिक्लेरेशन भी देगी किस चीज का। अच्छा, एक डिक्लेरेशन तो ये हो गया कि वो जस्टिफाइड एक सिनेरियो बताएगी कि भैया क्या जस्टिफिकेशन है, क्यों डिले हुआ, और वो जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसके साथ एक डिक्लेरेशन भी दिया जाएगा जिसको कि साइन किया जाएगा किसके द्वारा, कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर के द्वारा। उसके अंदर बेसिकली क्या लिखा जाएगा कि जो ये हम बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड मतलब जो भी ये लेट का कारण है और जिस भी लेट से कर रहे हैं, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्रेडिटर्स के ऊपर। मतलब जिसका भी जो भी क्रेडिटर है जिसने हमें उधार दिया है, उसके राइट्स के ऊपर इस रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बात का डिक्लेरेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि लेट फाइलिंग हो रही है तो उससे कोई ना कोई नुकसान हो रहा हो उस क्रेडिटर का, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बात का डिक्लेरेशन देगी कंपनी, जिसपे कि साइन होंगे हमारे किसके, कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर के। ना जो आपका एप्लीकेशन मैंने बता दिया उसके अंदर सफिशिएंट काउंट होना चाहिए कि भैया क्यों नहीं कर पाए, और जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको रीजनेबल लगेगा, तभी वो आपको अलाउ करेगा। ऑब्वियसली बात है, एडिशनल फीस भी ले सकता है, एड वैलोरम फीस भी ले सकता है, एज द केस में भी। नाउ जब सब कुछ ये हो जाएगा, जब सब कुछ उसका सिनेरियो कंप्लीट हो गया, जो भी एक्सटेंशन वगैरह का सब कुछ हो गया, सब कुछ सेटिस्फैक्शन हो गई, तो वो एट द एंड क्या करेगा, वो उसको रजिस्टर करेगा अपने पास।
जो भी आपका चार्ज का इन्फॉर्मेशन गई उसको रजिस्टर करेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको कैसे पता लगेगा, तो आपको पता लगने के लिए वो क्या करता है, वो इशू करता है आपको सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट जो इशू किया जाएगा वो किया जाएगा फॉर्म CHG-2 के अंदर। 1 और 9 में आपने देख लिया कि आप एप्लीकेशन फाइल करते हो, CHG-2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि जी ये जो सर्टिफिकेट है इसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर एक्ट को और प्रॉपर रूल्स को कंप्लाई करते हुए सारा कुछ काम किया। ये इसका एक कंक्लूसिव एविडेंस भी है, मतलब कि आपने जो प्रॉपर फाइलिंग वगैरह करी उसके ऊपर जब सर्टिफिकेट इश्यू हो गया तो वो अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस करार हो जाएगा कि आपने एक्ट के अंदर भी कोई वॉल्यूशन नहीं करी और इसके रूल्स जो बनाए गए इसके साथ साथ उसके अंदर भी कोई वॉल्यूशन नहीं किया। सबको कंप्लाई करते हुए आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की रजिस्ट्रार को और उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए रजिस्ट्रार ने आपको इश्यू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पैराग्राफ। अब 2-3 छोटे-छोटे पॉइंट और बचते हैं। वो क्या है, सब्सिक्वेंट रजिस्टर नॉट प्रेजुडिस राइट ऑफ चार्ज होल्डर। मतलब क्या हुआ कि आपका जो रजिस्ट्रेशन लेट हो रहा है, मतलब जिसके अंदर आपका जो भी डिले रहा, जो एक्सटेंशन का प्रोविजन है, जो भी कुछ आया, इससे जो चार्ज होल्डर है, चार्ज होल्डर मतलब जो आपका लेंडर है, उसके राइट्स के अंदर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब जो आपके रजिस्ट्रेशन में जो भी पॉसिबिलिटी हुई, आपको अपने पीछे देखा कि आपसे डिक्लेरेशन तो एक ली गई, डिक्लेरेशन लेगी वो ठीक है, बट उसके अलावा भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि डिक्लेरेशन तो दे दिया लेकिन उसके राइट्स में कोई फर्क पड़ रहा हो, तो उसके राइट्स में कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपकी कितनी भी एक्सटेंशन हुई हो, कितना भी डिले हुआ हो, उन डिले से उसकी राइट्स, जो क्रेडिटर्स हैं या जो लेंडर्स हैं, उनकी राइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर सेक्शन 77 की एक और पॉइंट आती है क्या, कि ये कुछ टाइप के चार्जेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। कौन से टाइप के चार्ज, वो सारे चार्जेस जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे इस एक्ट के अंदर इन कंसल्टेशन विद RBI। तो अभी फिलहाल इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप कह सकते हो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ा जाता है, जब भी आपने देखा है कि इस टाइप का पॉइंट होता है जिसके अंदर वो कल को कुछ चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। द थिंग इज कि ये पॉइंट भी है कि उसको कोई भी इस टाइप के से चार्ज हो सकते हैं जिसको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर इन कंसल्टेशन विद RBI, तो उसके ऊपर हमारा सेक्शन 77 नहीं लगेगा। नाउ अनरजिस्टर्ड चार्ज नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय लिक्विडेटर क्रेडिटर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने चार्ज क्रिएट कर लिया लेकिन उसको रजिस्टर नहीं कराया। रजिस्टर नहीं कराया तो ऑब्वियस सी बात है कि रजिस्टर नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार ने कोई सर्टिफिकेट भी इशू नहीं किया होगा और कोई सबूत भी नहीं होगा कि ये जो चार्ज है रजिस्टर्ड है। सिंपल सिनेरियो। अब इस केस में क्या होगा कि जो हमारे लेंडर हैं वो ये सोच के बैठे थे कि उनका तो सिक्योर्ड है। अब आपकी कंपनी चलेगी लिक्विडेशन में चलेगी, तो जो भी लिक्विडेटर वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, जो भी रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा या जो भी मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, वो जो बंदा होगा वो क्या करे, वो आपको प्रायोरिटी में पैसा दे दे ये मानते हुए कि आपका सिक्योर्ड डेट है, जो आपका डेट है, जो आपका उधार है वो सिक्योर्ड है ये मानते हुए कि आपको प्रायोरिटी में पैसा दे दे, या फिर नहीं माने। तो हमारा जो ये सेक्शन 77 है वो ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ, रजिस्टर ही नहीं हुआ था, तो उस केस में जो आपके उधारी हैं वो आपको लौटाए तो जाएंगे लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज क्रिएट हुआ ये प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ। प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। अब इफेक्ट नहीं आएगा तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि जो लेंडर उसके पैसे डूब जाएंगे, डूबेंगे नहीं। वो जो डेट है वो सिक्योर्ड ना मानते हुए क्या कहलाएगा, एक प्रकार का अनसिक्योर्ड डेट कहलाएगा, और अनसिक्योर्ड डेट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी पेमेंट होनी चाहिए वो सारी पेमेंट होगी। ठीक है, मतलब उसने जो पैसे दिए हैं वो वैलिड है, पैसा दिया वो वैलिड है, उस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है, बस द थिंग इज कि वो सिक्योर्ड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चार्ज था वो रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुआ था टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 77। सारे प्रोविजन हमने इसके देख लिए इन डेप्थ। हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 77 जब हमने पढ़ा तो उसके साथ साथ वहां पे दो टर्म और आए थे, सेक्शन 78 और सेक्शन 79 के बारे में। बेसिकली क्या था कि 78 सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर जो हमारा चार्ज जिसने क्रिएट किया, मतलब बोरिंग कंपनी जो है, अगर वो फेल हो जाती है रजिस्टर करने में, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जो है वो चार्ज होल्डर भी दे सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसकी परमिशन देता है हमारा सेक्शन नंबर 78। और फिर 79 हमने देखा था जहां पे बात आएगी एक्वायरिंग कंपनी का, और एक टर्म और आएगा मॉडिफिकेशन का। बेसिकली दो पार्ट है उसके, 79A और 79B। तो ये दोनों सेक्शंस को फटाफट से इस वाले वीडियो के अंदर हम कवर अप करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 78 जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपको एक पावर दे रहा है। किसको पावर दे रहा है? होल्डर को, जो चार्ज का होल्डर है, कि भैया वो अपने चार्ज को रजिस्टर करा सकता है इन केस जो कंपनी जिसने क्रिएट किया है अगर वो फेल हो जाती है ये करने से। तो कितने दिन के अंदर कराएगा? जो तो अगेन 30 दिन का टाइम है, चार्ज क्रिएशन से 30 दिन का टाइम है कि वो अप्लाई कर सकता है चेंजेस के लिए अलोंग विद इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पे भी आपने पीछे देखा था कि जब कंपनी क्रिएट करेगी, जो बोरिंग कंपनी है, अगर वो रजिस्टर करती है तो उस केस में भी आपने देखा था कि उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह भरने हैं और उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी लगाना। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह भरा जाएगा चार्ज होल्डर के द्वारा, और अलोंग विद उसके अंदर क्या लगाया जाएगा? आपका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास ये चला गया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अब रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार को तो ये पता है कि भैया कंपनी देती मेरे को,
एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन कौन दे रहा है? चार्ज होल्डर दे रहा है। तो कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगी, वो एक नोटिस भेजेगी किसके पास? नोटिस भेजेगी कंपनी के पास, और कंपनी को टाइम देगी 14 दिन का। एक बार उसको नोटिस मिल गया, उसके बाद 14 दिन का उसके पास टाइम है कि वो चाहे तो उसके ऊपर कंफर्म कर दे, चाहे तो कंफर्म ना करे। 14 दिन के अंदर अंदर अगर उसके से कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है तब तो वो रजिस्टर नहीं करेगी, या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। बट अगर 14 दिन का टाइम आपका खत्म हो गया तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो अलाउ कर देगी कि भैया इसको रजिस्टर कर दो हमारे रजिस्टर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आती है कि मतलब एक बार एप्लीकेशन आएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार फटाफट से एक नोटिस भेजेगी किसको? कंपनी को, बोरिंग कंपनी को। बोरिंग कंपनी को दिया जाएगा 14 दिन का टाइम की नोटिस आपको जो मिला, उसके बाद 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कोई भी आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर से, तो वो आप इन्फॉर्म करो, अदरवाइज रजिस्ट्रार क्या करेगी? रजिस्टर कर देगी। ऑब्वियस ये बात है, फीस लेगी। फीस किससे लेगी? यहाँ पे चार्ज होल्डर से। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अगर कंपनी आपको, जब आपके पास कंपनी के पास नोटिस गया, कंपनी अगर रजिस्ट्रार को कहती है कि नहीं जी हम खुद रजिस्टर करेंगे, चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया उसकी हम नहीं मानेंगे, हमें तो खुद रजिस्टर करना है। तो अगर कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो देती है रजिस्ट्रार को कि जी मैं खुद रजिस्टर कर रहा हूं, ये लो जी मेरा फॉर्म आप रजिस्टर कर दो, चार्ज होल्डर का फॉर्म से आप रजिस्टर मत करो, या इस टाइप की कोई भी चीज है, तो थिंग इज की पॉसिबिलिटी क्या है, होना क्या चाहिए कि रजिस्टर हो जाए। एक बार चार्ज क्रिएट हुआ, रजिस्टर हो जाए। अब जो हमारा बोरिंग कंपनी है वो सोया हुआ था, तो भैया जो चार्ज इन होल्डर था उसने जाके एप्लीकेशन दे दिया। जब उसने इंटीमेशन दी रजिस्ट्रार ने, तो कंपनी कहती नहीं हम तो खुद ही करेंगे। तो उस केस में खुद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसकी एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी चार्ज होल्डर की, और जो कंपनी होगी उसकी एप्लीकेशन के थ्रू उस चार्ज को रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ये सिनेरियो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर एक पॉइंट आती है रिकवरी ऑफ फीस का। वो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर चार्ज होल्डर ने रजिस्टर कराया है तो चार्ज होल्डर ने उसके लिए फीस भी भरी होगी। वो फीस नॉर्मल भी हो सकती है, एडिशनल भी हो सकती है, वॉट। तो जो भी फीस उस चार्ज होल्डर ने भरी है वो सारी की सारी फीस वो कंपनी से रिकवर करने का यहाँ पे हक रखता है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी रजिस्ट्रेशन की? कंपनी की थी। तो अगर कंपनी ने नहीं किया और उसके ना करने की वजह से चार्ज होल्डर को करना पड़ा, तो चार्ज होल्डर पूरा इंटाइटल्ड है यहाँ पे कि वो उससे फीस की रिकवरी करवा सकता है। तो बहुत छोटा सा एरिया, तो सेक्शन नंबर 78 इतनी सी बात बताता है। सेक्शन नंबर 79 आता है, इसके अंदर दो पॉइंट है, बेसिकली दो सिचुएशन को ये कवर करता है। पहला सिचुएशन है एक्विजिशन का, मतलब कि जो चार्ज एसेट है, जो चार्ज प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई परचेज करता है, एक्वायर करता है, तो उसका सिनेरियो आएगा आपका 79A के अंदर। और दूसरा कि जो आपका चार्ज था, जो उसकी एग्रीमेंट थे, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसके अंदर कोई भी आपने चेंजेस किए, कोई भी आपने मॉडिफिकेशन किए हैं, तो उस केस में भी आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सेक्शन अपने आप में क्या कहता है कि सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स, मतलब कि इन दो सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन करने का पॉइंट दोबारा से आ जाता है। 77 रजिस्ट्रेशन के बारे में ही था, तो वो पॉइंट या वो ड्यूटी जो थी वो यहाँ पे दोबारा आ जाती है। पहला सिचुएशन जब कोई परचेज कर रहा है, दूसरा सिचुएशन जब एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, तो उन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक्वायर किया तो भी रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर मॉडिफिकेशन किया तो भी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो मतलब सेक्शन 77 इस पे लग जाएगा। पहला पॉइंट आता है आपका कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को कोई दूसरी कंपनी परचेज कर रही है जो कि चार्ज में ऑलरेडी है, जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उस केस में क्या होगा कि भैया बेच तो सकती है, परमिशन लेके हम बैंक से परमिशन लेंगे, जो भी लेंडर है उससे परमिशन लेंगे, और हमने बेच दिया। अब बेच तो दिया, लेकिन बेचने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कौन करेगा? जो एक्वायरी कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर करेगी। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी, 77 की सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेगी, और रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन जब देगी तो रजिस्ट्रार बेसिकली क्या करेगा? वो पुराने वाले चार्ज को क्या करेगा? हटा देगा, और नया चार्ज क्रिएट कर देगा जो कि उस एक्वायरिंग कंपनी के नाम से होगा। ठीक है, तो ये 79(1) की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 79(2) में 79B है बेसिकली, इसके अंदर बात होती है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है यहाँ पे, मतलब आपकी एक्चुअल कंपनी जो 77 के अंदर थी, बोरिंग कंपनी, उसको मॉडिफिकेशन होने के बाद उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी। मॉडिफिकेशन बेसिकली कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसकी कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल जरा देखो। पहला एग्जांपल कहता है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपने चेंजेस किए। टर्म्स एंड कंडीशन आपके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज कर दिया, एनीथिंग। ये तो एग्जांपल है एनीथिंग। दूसरा कहते हैं कि लिमिट्स को आपने बढ़ाया या घटाया, मॉडिफिकेशन किया है इन रिगार्ड टू इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग दी लिमिट्स। जो आपकी बोरिंग लिमिट्स थी, या जो भी आपका लोन का अमाउंट था, टर्म लोन का अमाउंट था, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी की है तो उसको भी आप मॉडिफिकेशन मानोगे, और उस केस में भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसको? बोरिंग कंपनी को। फिर बात आती है कोई भी मॉडिफिकेशन आपने ऐसा किया है जो कि एक बेसिकली समान रूप से एक नया चार्ज क्रिएट करता है, या जिसको आप ये कह सकते हो कि आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया।
चार्ज आपने वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी आपके अपने आप में क्या है, मॉडिफिकेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने चेंजेस किया है, तो वो भी आपका मॉडिफिकेशन है। रीपेमेंट शेड्यूल जो था उसका, उसमें चेंजेस किया, तो वो भी आपका मॉडिफिकेशन है। अगर रिलीज कर दिया है चार्ज को, मतलब सपोज करो एक प्रॉपर्टी चार्ज में थी, उसका 50% रिलीज कर दिया, लैंड था आपका सपोज 1000 स्क्वायर यार्ड का, उसका 50% जो है वो रिलीज कर दिया गया, चाहिए इतना चार्ज हम रिलीज करते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर रिलीज कर दिया गया है पार्शियली भी प्रॉपर्टी को या एसेट्स को, तो उस केस में भी उसको मॉडिफिकेशन मानेंगे, तब अभी आपका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन तब भी कहलाएगा। तो थिंग इज की एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हो तो उसके अंदर जो बोरिंग कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। वो फेल टू रजिस्टर हो जाएगी तो चार्ज होल्डर भी कर सकता है, वो 78 वाला प्रोविजन एज इट इज यहाँ पे भी लग जाएगा। फिर बात आती है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जब चेंजेस हुई हैं तो उस चेंजेस की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी। रजिस्ट्रार उन चेंजेस को, उन मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करेगा कहां पे, अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर, और उसके बेसिस पे क्या कर देगा, आपको इशू कर देगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जो भी होगा। और वो जो मॉडिफिकेशन होगा, आपको पता है कि जब आपको फ्रेशली पहली बार जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो दिया जाता है CHG-2 के अंदर, और जब मॉडिफिकेशन वाला आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा तो वो किया जाएगा फॉर्म CHG-3 के अंदर। अगेन सेम सिनेरियो रहेगा कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो बेसिकली क्या है, अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने एक्ट को और उसके अंदर बने हुए सारे रूल्स को प्रॉपरली कंप्लाई किया है, किसी भी तरीके का उसके अंदर वेरिएशंस, वायलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो छोटे छोटे सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 78 और 79। चलिए 80 एंड उसके ऑनवर्ड्स लेते हैं सेकंड पार्ट में। हाँ जी दोस्तों, तो 3 बेहतरीन सेक्शन और हैं जो फटाफट से इस पार्ट में खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 80, 82 और 83। सबसे पहले सेक्शन नंबर 80 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 80 जो बात करता है वो बात करता है डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज। बहुत छोटा सा एरिया, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि ये पर्पस क्यों है, क्यों रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये चली जाए रजिस्ट्रार के पास, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है ये चली जाए पब्लिक डोमेन में। और एक बार जब ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन चली गई तो ये मान लिया जाएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी के पास है, सभी लोगों के पास इनकी इंफॉर्मेशन है, इन जनरल पब्लिक। ठीक है, तो इन सिनेरियो के अंदर सपोज करो कि उस चार्ज एसेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई थर्ड कंपनी, जिसको किस बारे में नहीं पता, और उसका उस वजह से कोई नुकसान हो जाता है इन फ्यूचर, तो वो उस नुकसान के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी और से क्लेम नहीं कर सकता, ये कहते हुए कि जी चार्ज था आपने बताया क्यों नहीं। क्यों? क्योंकि आपका सेक्शन नंबर 80 जो है वो ये कहता है कि भैया डीम्ड नोटिस है चार्ज का, आपको पता होना चाहिए था, आपको खुद ही इंक्वायरी करनी चाहिए थी, आप ही इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज रजिस्टर किया जाता है सेक्शन नंबर 77 के अंदर, और कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, उस अंडरटेकिंग को अगर एक्वायर कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि जो भी वो एक्वायर करने जा रहा है उसको उस चार्ज के बारे में, सेक्शन 77 वाले चार्ज के बारे में अच्छे से पता है। तो ये प्रोविजन बेसिकली क्या है, इसको कहा जाता है द प्रोविजन हैज कॉशनरी इफेक्ट, मतलब कि ये कॉशियस एक तरीके से कि भैया अपने को आपको कॉशन पहले दे दिया गया कि देख लो भैया इसको जानते हुए काम करना, अदरवाइज आप कर रहे हो तो खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो जो भी बंदा कॉशियस है बेसिकली परचेज करने के अंदर, एक्वायर करने के अंदर, तो उसको इसके बारे में इंक्वायरी पहले कर लेनी चाहिए कि भैया इसके अगेंस्ट कोई चार्ज तो नहीं है, और अगर है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है, ओके। तो अगर कोई ऐसा करता है इन केस, तो उस केस में जो भी उसका लॉस होता है वो उस लॉस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसमें वो किसी और को क्लेम नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए दिया हुआ है कि टर्म लोन लिया, चार्ज क्रिएट होता बिल्डिंग को भेज दिया गया, फर्दर उसको बाद में जाके पता लगा, तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी से वो किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं मांग सकता। तो बेसिक सी चीज है। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज कहां से शुरू होगा, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या हुआ कि एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो गया माना जाएगा उस दिन से वो पब्लिक डोमेन में चला गया, और उस दिन से अगर वो पब्लिक डोमेन में चला गया तो इसका मतलब कि एक नोटिस मिल गया पूरी दुनिया को। ये तो मतलब है इसका डीम्ड नोटिस का मतलब क्या है कि उस चार्ज के बारे में जानकारी मिल गई पूरे विश्व को किस दिन, जिस दिन वो चार्ज रजिस्टर हो गया। तो डेट अगर पॉइंट पूछा जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इस टाइप का लिंक है कि कब से वो इफेक्टिव माना जाएगा। वो नोटिस डीम्ड है चलो ये मान लेते हैं, लेकिन वो कब से इफेक्टिव होगा, तो वो उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, मतलब की नोटिस मिल गई पूरे जग जहान को। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 80। नाउ सेक्शन 82 आता है जो बात करता है कि आपने सेटिस्फेक्शन कर दिया चार्ज का, मतलब चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने गिरवी रखा था, पैसे लिए थे, अब वो पैसे आपने बैंक को चुका दिए,
जब आप बैंक को पैसे चुका दोगे तो आपका जो चार्ज जो आपका क्रिएट हुआ था वो आपने कैंसिल कर लिया आपस में। अब आपने अगर वो कैंसिल कर लिया तो इसकी जानकारी भी तो रजिस्ट्रार को दोगे ना, तभी तो रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है उसको वो वहां से डिलीट करेगा कि भैया ये जो प्रॉपर्टी पे चार्ज था वो अब चार्ज नहीं रहा। जब वो डिलीट कर देगा तो कंपनी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कहीं और से भी लोन ले सकती है या कोई और काम भी कर सकती है, मतलब उसको दोबारा भी उसके ऊपर चार्ज वो क्रिएट कर सकती है, वो चार्ज फ्री हो जाएगा एक तरीके से। तो वो चार्ज फ्री होने के लिए कंपनी के ऊपर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब आप सेटिस्फेक्शन कर दो चार्ज का, सेटिस्फेक्शन का मतलब कि जो भी आपने डेट लिया था उसकी पेमेंट कर दो पूरी की पूरी, कोई उधारी नहीं बची, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट करोगे किसको, रजिस्ट्रार को। अगेन कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिन के अंदर। जब आपने पेमेंट कर दिया, जब वो सेटिस्फेक्शन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार को बताना है। अब ये जो 30 दिन का पॉइंट है, यहां को लेके बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सेक्शन 87 भी आता है, जिसको कि लोग कनेक्ट कर देते हैं 77 से, जो कि आपको नहीं करना। ध्यान दो जरा। 82 के अंदर सिंपली क्या कहा गया कि भैया 30 दिन का टाइम है, नॉर्मली 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे देनी है। फिर ये कहा गया कि भैया पेमेंट करने से 30 दिन से अगर नहीं बता पाए, सपोज नहीं बता पाए, तो क्या होगा, तो आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा, मतलब तब आपको 300 दिन तक का टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, ये 30 दिन है, ये आपके 300 दिन बन जाएंगे। अब मैं यहां वाले पॉइंट को भी आऊंगा, इसके अंदर भी ये वाला जो पॉइंट है IFSC का, इसके ऊपर आऊंगा। पहले यहाँ पे देखो कि क्या एक्सटेंशन हो सकता है इंटीमेशन के लिए, तो जो बिल्कुल दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 30 डेज से कहा 300 दिन तक, 300 डेज तक। अब इसको जो एक्सटेंशन किया गया तो इसके अंदर बेसिकली भैया एडिशनल आपको 270 डेज दिए गए। अब सपोज करो इसके अंदर भी आप नहीं कर पाए, तो उसके बारे में यहां पे कुछ नहीं बताया गया, इसको फिर कनेक्ट कर देता है वो सेक्शन नंबर 87 से। वहां पे ये कहा गया है कि अगर ये टाइम लिमिट भी आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद एप्लीकेशन दोगे आप किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो पावर डेलीगेट हो चुकी है रीजनल डायरेक्टर को। तो एप्लीकेशन दोगे आप रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर को अगर सब कुछ लगेगा रीजनेबल और जस्टिफाइड, और अगर वो हो गया उससे सेटिस्फाइड, तो उस केस में आपको वो एडिशनल टाइम अलाउ कर सकता है, एडिशनल टाइम पीरियड आपको अलाउ कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस सिनेरियो। ठीक है, तो दिस इज मतलब 87 का जो होप है, एक जो आपकी आशा है, वो 87 की रिलेटेड है 82 से, ना कि 77 से। ये चीज पर ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिनेरियो नहीं है, वहां पे आपको जितना टाइम मिलना था वो 77 वाले सेक्शन में ही मिल गया। चलिए ओके, तो ये जो आप एप्लीकेशन दोगे, जो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे, जो ये रिपोर्ट करोगे रजिस्ट्रार को, ये किस फॉर्म में किया जाएगा, CHG 4 के अंदर किया जाता है। तो आपने अभी तक में जितने फॉर्म देख लिए वो क्या क्या थे, CHG 1 के अंदर जब आपने फ्रेश एप्लीकेशन दिया, CHG 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, CHG 3 के अंदर अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया तो उसके बारे में जानकारी दी, उसके ऊपर जो आपको सर्टिफिकेट मिला वो CHG 3 के अंदर मिला। CHG 4 में सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आएगा। CHG 5 में जो सेटिस्फेक्शन के ऊपर सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रार कि आपने सेटिस्फेक्शन हो गया, इस बात का रजिस्ट्रार जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो आएगा CHG 5 के अंदर। तो ये पांचों फॉर्म आपको सिक्वेंसली याद होने चाहिए। नाउ जो ये यहाँ पे बात आ रही है कि 30 डेज का, जब IFSC कंपनी, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी हो या स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी हो, इन दोनों सिचुएशन के अंदर भी ये 300 दिन वाला प्रोविजन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 30 डेज बता के फिर एडिशनल एक्सटेंशन के अंदर 300 डेज बता दिया गया, यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया भैया 300 दिन तक आपको मिल सकता है, लेकिन सिक्वेंस सेम होगा कि पहले आप एप्लीकेशन दोगे, अपनी जस्टिफिकेशन दोगे कि क्यों डिले हो रहा है, और रजिस्ट्रार को अगर लगेगा तो वो आपको एक्सटेंशन का टाइम अलाउड कर सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपसे एडिशनल फीस वो लेगा, एडिशनल फीस लिए बगैर नहीं करेगा। नाउ नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार, मतलब कि यहां पे सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी ने दे दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन पहुंचा दी रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करे, रजिस्ट्रार के पास कंपनी तो दे रही है, कंपनी तो बोरिंग कंपनी है, वो हो सकता है झूठ मूठ का दे रही हो, उसने पेमेंट ना करी हो चार्ज होल्डर को, तो चार्ज होल्डर से भी कंफर्म किया जाएगा। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा, किसके पास नोटिस भेजेगा, चार्ज होल्डर के पास। ठीक है, चार्ज होल्डर के पास नोटिस भेजेगा जिसके अंदर वो कहेगा कि भैया ये जो सेटिस्फेक्शन है इसको क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए, मतलब कि जो कंपनी कह रही है कि हमने पूरी पेमेंट कर दी, हमने अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको रिकॉर्ड क्यों ना किया जाए, इसके बारे में आप हमें बताओ विदिन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना है कि क्यों ना करें। इसको बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस, कि आप रीजन बताओ कि क्यों हम इसको रजिस्टर ना करें, इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर ना करें। अब अगर आपने बता दिया, अगर आपने कोई कॉज नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मतलब एक बार अगर आपने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहा है, कंपनी सही कह रहा है, आपको एप्लीकेशन आई है बिल्कुल सही आई है, उसने मुझे सारी पेमेंट दे दी, ऐसा कह रहा है चार्ज होल्डर, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर बात आती है कि अगर
कोई कॉज वो देता है, अगर वो कोई कॉज देता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं इन्होंने पूरी पेमेंट नहीं करी, इन्होंने ब्याज नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह, तो उस इंफॉर्मेशन को भी वो अपने रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड को करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो कंपनी को पहुंचाएगा कि भैया देख लो, हमने नोटिस दिया था, किसको दिया था, चार्ज होल्डर को दिया था, उसने ये कंप्लेन करी है कि नहीं नहीं भैया ये दिक्कतें हैं, इसको सेटिस्फैक्टरी आप मत मानो, इसको रिकॉर्ड मत करो। तो अब आप देख लो जी ये क्या दिक्कत है, आपस में इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हमें फ्रेश एप्लीकेशन दे देना इसकी सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये सारी कंप्लेन है किसकी, चार्ज होल्डर की। ठीक है जी। अच्छा, ये जो नोटिस वाला पॉइंट आया कि रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है 14 दिन के टाइम देते हुए, ये नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब CHG 4 जो आपने फॉर्म दिया है उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि उसमें कंपनी तो अपने साइन कर ही रही है, अगर वो उसमें साइन करा ले चार्ज होल्डर के भी, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों एग्री है, उस सेटिस्फैक्शन के लिए दोनों एग्री है कि उसके अंदर साइन कर दिया, कंपनी ने भी उसके अंदर साइन कर दिया, आपके किसने, चार्ज होल्डर ने भी, तो दोनों ने अगर CHG 4 पे साइन कर दिया और फिर रजिस्ट्रार को दिया गया है, तो रजिस्ट्रार को अलग से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि चार्ज होल्डर को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर ये अलग से इंटीमेशन जो देना है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बात आती है नो इफेक्ट ऑफ सेक्शन 82 ऑन दी पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। अब ये बेसिकली क्या है कि रजिस्ट्रार के पास एक पावर होती है जो आएगी आपकी सेक्शन नंबर 83 में। वो क्या पावर होती है कि अगर रजिस्ट्रार को कोई इंटीमेशन नहीं भी आया सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, पर उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसके कि उसको ये लगता है कि अब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, जो चार्ज था वो रिलीज हो गया है, जो उसकी पेमेंट होनी थी वो हो गई है, जो सेटिस्फैक्शन होना था वो हो गया है, तो वो उस ग्राउंड पे भी वो चाहे तो उस सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है अपने रजिस्टर के अंदर, और रिकॉर्ड करने के बाद वो इंटीमेट कर देगा दोनों पार्टीज को कि भैया ऐसा ऐसा मुझे लगा, ऐसी ऐसी सूचना मेरे पास आई थी जिसके बेसिस पे मैंने ये काम कर दिया है, आप बता दो जी इसके अंदर कोई दिक्कत है तो ये पावर है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, विदाउट इवन दो इंटीमेशन, कंपनी के बिना इंटीमेशन के, कंपनी के बिना इंटीमेशन के भी रजिस्ट्रार जो है वो इस एक्ट का पावर रखता है। तो ये कह रहा है कि भैया ये 82 से ना उस 83 के पावर का कोई लेना देना नहीं है, वो जो पावर रजिस्ट्रार की है वो अपनी 83 के अंदर है, और 82 में जो इंटीमेशन वाली पॉइंट है वो अपनी जगह है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इश्यू सर्टिफिकेट का मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी तो सेटिस्फैक्शन के ऊपर जो भी प्रोसीजर है वो सारा करने के बाद वो इस सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो कि ये बताएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, की जो चार्ज था वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो चुका है, जिसके लिए फॉर्म यूज किया जाएगा CHG 5। तो ये 5 तक का आपको फॉर्म याद रखना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 82। अब इस 82 को ना बड़े अच्छे तरीके से समराइज किया गया, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, फिर 83 और देखेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या गया, कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है जी। इफ नॉट इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार में अलाउ गिविंग द इंटीमेशन विद इन 300 डेज ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एडिशनल फीस। वो कह रहे हैं 300 दिन का भी उसको टाइम अलाउ कर दिया जाएगा, एडिशनल फीस ले दी जाएगी। फिर यहाँ पे बात आई कि स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसके अंदर भी 300 दिन का पॉइंट है, 300 दिन का वहां पे भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। लेकिन ये लिखा है ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि उससे भी एडिशनल फीस ली जाएगी, जो कि ली जाएगी, आप पीछे नोट में जाके पढ़ सकते हो, वो भी चीज है। फिर आगे देखेंगे, रजिस्ट्रार ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन सेंड करेगी क्या, शो कॉज नोटिस, किसको देगी, होल्डर को। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर उसको नोटिस दे देगी कि ये नोटिस लो 14 दिन के अंदर अंदर, और बताओ जी क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। आगे देखिए एक्सेप्शन क्या है कि भैया इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा अगर तो हमारे पास जो फॉर्म आया है, जो भी स्पेसिफाइड फॉर्म है, जो कि CHG 4 है आपका, उस फॉर्म में अगर उस होल्डर के भी साइन हो रखे हैं तो इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं है। इफ एनी कॉज इज शोन, अगर कोई कॉज आया, कोई कॉज उसने दे दिया चार्ज होल्डर ने, तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कंपनी को कि भैया ये उनके साथ इशू है, उन्होंने ये अपने जवाब में दिया है, तो अब आप देखो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता विद दैट इशू। ठीक है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 83। ये बेसिकली वही है जो मैंने आपको पीछे बता दिया, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। कंपनी ने इंटीमेशन नहीं भी दिया, लेकिन अगर उसके पास एक कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसके बेसिस पे वो सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ जी ये जो पेमेंट है ये हो चुकी है, जो चार्ज था वो रिलीज हो चुका है, तो उसके ऊपर वो एम्पावर है कि वो चाहे तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब एंटर कर सकता है रजिस्टर के अंदर कि भैया ये चार्ज खत्म हो चुका है, सेटिस्फैक्शन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। ही में एंटर क्या क्या चीज है, तो दो चीज है, दो बेसिकली सेटिस्फैक्शन है। नंबर 1 इज कि डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, डेट लगता है कि वो सेटिस्फाइड हो गया, कोई उधारी नहीं बची है। और दूसरा कह रहा है द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज, उसको चार्ज से रिलीज कर दिया। हो सकता है ना कि बैंक और बोरिंग कंपनी है वो आपस में खेल चुके,
उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट फट गया, तुमने पैसे लौटा दिए, हमने चार्ज हटा दी, बात खत्म। लेकिन रजिस्ट्रार को बताया ही नहीं। अब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करने का टाइम लिमिट वगैरह दे रखा है, वो सारी बातें ठीक है, बट एक पल को ऐसा हो गया कि रजिस्ट्रार के पास उड़ती उड़ती इन्फॉर्मेशन आ गई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कहीं से भी उसके पास जानकारी पहुंच गई जो कि एविडेंसिंग है और जिसके ऊपर उसको भरोसा है, तो उसके बेस पे भी वो चाहे तो ये कदम उठा सकता है और उस चीज को रिकॉर्ड करके वो खत्म कर सकता है। ओके, फिर बात आती है कि भैया काम तो कर लिया लेकिन क्या इंटीमेशन नहीं देगा? तो इंटीमेशन बिल्कुल देगा। किसको देगा? अफेक्टेड पार्टीज को। अफेक्टेड पार्टी यहाँ पे कौन होंगी? दोनों पार्टी, चार्ज होल्डर भी है और बोरिंग कंपनी भी। तो इन दोनों को इंटीमेशन देगा कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जिस दिन उसने अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री करी, रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री कर दी कि भैया ये खत्म हो चुका है, उस एंट्री के 30 दिन के अंदर अंदर वो इंटीमेशन देगा अफेक्टेड पार्टीज को, मतलब कि बोरिंग कंपनी को और चार्ज होल्डर, क्योंकि भैया देख लो हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर दी है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताओ इसके ऊपर। ओके जी। फिर सर्टिफिकेट इशू की बात आएगी, वो सेम टू सेम पॉइंट है कि सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है, ये भी है, तो ये भी सेम टू सेम होगा। CHG 5 के अंदर इसका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जो आपने सेक्शन नंबर 82 के अंदर देखा था। चलिए जी, तो ये हमने और खत्म किए 3 सेक्शन। हमारा 83 तक हम अपडेट कर चुके हैं अपने सारे सेक्शंस को। फर्दर जो सेक्शंस बच जाते हैं कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में रैप अप कर ले। हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 83 तक हमने खत्म किया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपने बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा है ये चैप्टर हमारा चार्ज का। 3 सेक्शन इसके अंदर हम कवर करेंगे, 84, 86 और 87, जो कि इसके अंदर लास्ट सेक्शन है। इन तीनों के बाद हमारे चैप्टर पूरा पूरा रैप अप हो जाएगा। फिर बात हमारे पास रह जाएगी MCQ की और केस स्टडी वाले सवालों की। चलिए, तो 84 की बात करते हैं। सबसे पहला 84 जो सेक्शन है वो बात करता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। मतलब क्या हुआ इसका कि जो हमारा चार्ज होल्डर है उसने सपोज करो अपॉइंट कर लिया रिसीवर को या मैनेजर को, मतलब कि उसके जो पैसे थे वो रिकवर नहीं हो रहे थे, ठीक है, तो जो उसको पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट हो गया पेमेंट मिलने के अंदर, तो उसके अंदर उसके पास पावर है, किस चीज की पावर है कि वो अपॉइंट कर सकता है किसको? रिसीवर को या फिर किसको? मैनेजर को। कैसे पावर आ सकती है? तो पावर 2 सिचुएशन में आ सकती है। नंबर 1 कि भैया उसके पैसे नहीं मिले, उसने कहीं पे कंप्लेन किया कोर्ट में कहीं से, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम अपॉइंट कर लो रिसीवर और जो भी तुम्हारा चार्ज वाली एसेट थी उसका जो भी बेचना बाचना करके अपने पैसे वसूल लो। ठीक है जी, किसने ऑर्डर कर दिया? कोर्ट ने। तो कोई भी उसके पास ऐसा ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट बना था बोरिंग कंपनी के साथ चार्ज होल्डर का, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी ये चीज लिख ली थी कि भैया कल को अगर ऐसा डिफॉल्ट होता है तो चार्ज होल्डर को ये पावर मिलती है कि वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है और अपॉइंट करने के बाद उसके साथ जो भी हरकत है, उसको जो भी पावर मिली होंगी इस रिगार्ड में करके अपने पैसे रिकवर करा सकता है। तो 2 तरीके से पावर मिल सकती है। नंबर 1 ईदर बाय ऑर्डर और नंबर 2 ईदर इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर उसको ये पावर मिली है तो। अब किसी भी सिचुएशन में उसको ये पावर मिली हो, चाहे ऑर्डर के थ्रू मिली हो चाहे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिली हो, उसने क्या किया? रिसीवर को या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर लिया। अब अपॉइंट कर लिया, अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब तो ठीक है, भैया बता तो दो, इंटीमेशन तो दे दो। तो सेक्शन 84 बस इतनी बात कहता है कि आप अगर ऐसी कोई हरकत करते हो तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी? इंटीमेशन देनी पड़ेगी नंबर 1 कंपनी को और नंबर 2 रजिस्ट्रार को। कंपनी को भी दोगे और रजिस्ट्रार को भी दोगे। जो इंटीमेशन दोगे वो कैसे दोगे? तो इंटीमेशन के अंदर आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्म यूज करोगे, ऑब्वियसली बात है, जो फॉर्म आपका आएगा CHG 6, यहाँ पे फॉर्म CHG 5 तक आपने पीछे लिख लिया, CHG 6 है जो कि बात करेगा इंटीमेशन वगैरह के रिगार्डिंग। तो वो जो CHG 6 है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन दोगे। इंफॉर्मेशन जो दोगे उसके साथ वो अटैच करोगे। क्या अटैच करोगे? या तो आपका ऑर्डर, अगर ऑर्डर का सिनेरियो है, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट के तहत हमने ये अपॉइंटमेंट की है या इस ऑर्डर के तहत ये अपॉइंटमेंट की है। ये दोनों चीजें आप दोगे किसको? कंपनी को भी, रजिस्ट्रार को भी। कितने दिन के अंदर दोगे? 30 दिन के अंदर दोगे। 30 दिन के अंदर किस चीज के? या तो ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, या फिर अगर ऑर्डर नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट वाला सीन रहा हो सपोज, तो इंस्ट्रूमेंट वाले सीन के केस में जब आपने अपॉइंटमेंट कर दी उन लोगों की, मैनेजर की या रिसीवर की, तो उस अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर आपको कंपनी को, रजिस्ट्रार को, दोनों को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा भैया? रजिस्ट्रार के बाद जैसी जानकारी आती है वो तो फटाफट क्या करने लग जाता है? रजिस्टर करने लग जाता है। रजिस्टर का मतलब कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने रजिस्टर के अंदर, उसको लिख लेगा तमीज से। ठीक है जी, ये काम रजिस्ट्रार ने कर लिया। अब वो जो अपॉइंटमेंट थी वो हो सकता है अपॉइंटमेंट जब हुई हो, अपॉइंटमेंट का जो भी पर्पस था वो अचीव हो गया, अपॉइंटमेंट अब खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अपॉइंटमेंट की गई होगी, तब उसको बड़ी सी प्रॉपर्टी उसके अंदर उसको रिपेमेंट करानी है, तो अपना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बेचेगा, रिकवर करेगा, पैसा इंटरेस्ट लेगा, सब कुछ सेटल कर लेगा। जब सेटलमेंट हो गई, जब आपका पूरा वो अपॉइंटमेंट का पर्पस अचीव हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद जो अपॉइंटेड पर्सन होगा, मतलब जिसको अपॉइंट किया गया होगा, जो रिसीवर या मैनेजर जो भी है, उसने फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है कि भैया जब तुम अपना काम खत्म कर लो तो फिर से इंटीमेशन दे देना। किसको इंटीमेशन दे देना? वही कंपनी को और रजिस्ट्रार को, जी हमारा काम खत्म हो गया और ये रही आपकी इंटीमेशन, हम चले आओ अपने घर। तो इस बात की इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी और ये इंटीमेशन भी दिया जाएगा किस फॉर्म के अंदर? सेम टू सेम फॉर्म CHG 6।
मतलब कि पहले अपॉइंटमेंट के लिए चार्ज होल्डर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा, वो इंटीमेशन देगा किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रार को, और उसके बाद जिसको अपॉइंट किया गया था जिस पर्सन को, वो भी इंटीमेशन देगा जब वो अपना काम निपटा लेगा, किसको, कंपनी को और रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार अगेन क्या करेगा, कुछ भी नहीं, जो उसके बाद इंफॉर्मेशन आएगी उसको वो रजिस्टर कर लेगा, मतलब अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे उसको रख लेगा, लिख लेगा। चलिए, तो ये बस इंटीमेशन की बात करता है CHG 6 के ऊपर आपका सेक्शन नंबर 84। नाउ अब जो इसका मेन पॉइंट आता है वो आता है 86 का, जो बात करेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट किस चीज के ऊपर, कि भैया इस चैप्टर को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी, तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आपका 1 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपए तक, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम जाएगा 10 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिफॉल्टिंग ऑफिसर की बात करें तो भैया आपको जेल हो सकती है, जो जेल होगी वो होगी मैक्सिमम 6 महीने की, और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, जो कि होगा मिनिमम 25,000 रुपए से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। और क्या आएगा, बोथ, मतलब कि या तो जेल या तो फाइन या तो दोनों, ये पूरा पूरा हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो बेसिकली ये बताता है कि अगर जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसने ये सारा कुछ विलफुली एंड नोइंगली किया, ये आपको पता है कि जब भी कोई डिफॉल्ट हो और वो अगर विलफुली या फिर नोइंगली की जाए, विलफुली का बेसिकली मतलब क्या होगा कि जानबूझ के गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, या फिर कोई चीज उसको पता थी उसको उसने छुपाया। नोइंगली वो कोई चीज ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी जो किसके बारे में उसको नॉलेज थी लेकिन उसने नहीं बताया। तो अगर इस तरीके का फ्रॉड पाया जाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आपका सेक्शन नंबर 447, जो कि हर ऐसी सिचुएशन में लगते आ रहा है और आपको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो वो सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। नाउ लास्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन नंबर 87, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो रजिस्ट्रार ने बना रखा है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन हो सकती है उसको जरा समझो। अब इसमें बेसिकली क्या है, दो सिचुएशन है। नंबर 1 सिचुएशन जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 82 के टाइम पे, 82 के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप पेमेंट कर दोगे, जब अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दोगे, तो आपको इंटीमेशन देनी होती है। किसको इंटीमेशन देनी होती है, रजिस्ट्रार को, कि हमने पेमेंट कर दी। टाइम लिमिट था 30 दिन और उसके बाद बात आई थी एक्सटेंशन में 300 दिन। आप भैया भूल ही गए, आपने पैसे चुका दिए, चार्ज खत्म कर लिया, गिरवी जो चीज थी उसको छुड़वा ली, लेकिन आप रजिस्ट्रार को बताना बिल्कुल ही भूल गए। अब जब बिल्कुल ही भूल गए तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर आप एप्लीकेशन दो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ये जस्टिफाइड रीजन था, इस वजह से मैं भूल गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो वो चाहे तो आपको एडिशनल टाइम इसके अंदर दे सकता है, स्पेसिफाइड एडिशनल टाइम आपको और दे दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको उस काम को पूरा कर लेना है। नंबर 1। नंबर 2 आता है, दूसरा डिफॉल्ट आता है कि जिसके में सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो दूसरा डिफॉल्ट है कि कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हुआ है किसी भी पुराने फाइलिंग से रिगार्डिंग। पुराना फाइलिंग कौन सा होगा, जो आपने स्टार्टिंग से देखता है, चाहे सेक्शन 77 का हो, 78 का हो, 79 का हो, कोई भी हो, या फिर आपने 82 का देखा है, 83 का देखा है, कोई भी सेक्शन की किसी भी फाइलिंग के अंदर कोई भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट है अगर, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो अपने फाइलिंग तो कर दी रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने उस इंफॉर्मेशन को अपने रजिस्टर में नोट भी कर लिया, लेकिन वो उसके अंदर तो गलत है। ये आपको बाद में पता लगा कि आपने रजिस्ट्रार को दे दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो तो क्या है, इनकरेक्ट है या मिस स्टेटमेंट है या कोई भी उसके अंदर गलती है, कोई भी भूल चूक है, तो उसको भी ठीक करने के ऑर्डर दे सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये दोनों एक्टिविटी वो तभी करेगा जब उसके पास एप्लीकेशन जाएगा किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे टर्म जो यूज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बेसिकली इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है किसको, रीजनल डायरेक्टर को। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अगेन वही चीज आती है कि भैया बिफोर डायरेक्टिंग जो डायरेक्शन देगा वो दो चीजों के लिए देगा। नंबर 1 कि भैया एडिशनल टाइम दे दिया जाए, और नंबर 2 जिसके अंदर बात आ रही थी कि रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये जो दोनों टाइम है, ये जो दोनों टाइम है, चाहे वो टाइम एक्सटेंशन का मिला हो चाहे रेक्टिफिकेशन का मिला हो, ये दोनों टाइम देने से पहले उसको सेटिस्फाई हो जाना है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई हो जाना है कि ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये है एक्सीडेंटल है, जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं किया गया है, या फिर और कोई सफिशिएंट कॉज उसके पास हो जिससे कि वो सेटिस्फेक्शन फील करे कि हाँ जी इसमें इसकी कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं है। एंड साथ ही में कि कोई भी क्रेडिटर के पोजीशन का इसके अंदर कोई नुकसान ना हो, कोई भी उसके राइट का इसके अंदर कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हुआ हो कि पहले तो उसने क्रेडिटर का या जो भी उसके लेंडर थे उसका नुकसान कर लिया और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करके वो अपने चीजों को भी ठीक करवा रहा है। तो ऐसा कुछ ना हुआ हो, क्रेडिटर का कोई भी यहाँ पे नुकसान ना रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन जो देगा वो किस फॉर्म के अंदर देगा, वो देगा CHG 8 के अंदर। किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, मतलब रीजनल डायरेक्टर को देगा। फाइल कौन करेगी, यहाँ पे कंपनी फाइल करेगी विद जो भी उसका जस्टिफिकेशन होगा। अब इसके अंदर सिर्फ सेक्शन 87 नहीं आता, आपको देखा होगा आपने ऊपर रूल 12 भी एप्लीकेबल होगा।
सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट एंड रूल 12, ये दोनों के दोनों है जो इंपावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं बातें सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ए पॉइंट, उसके बाद एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन आने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड फील करती है तो वो क्या कर सकती है, नंबर 1 डायरेक्ट कर सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए। कौन सी रेक्टिफिकेशन, ओमिशन एंड स्टेटमेंट किसी भी प्रीवियस फाइलिंग से रिलेटेड हो। अगेन प्रीवियस फाइलिंग में वही सारी बातें हैं जो आपने पीछे देखी है, जितनी भी फाइलिंग हुई है इस चैप्टर के अंदर, उन सारे फाइलिंग के अंदर अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने का डायरेक्शन दे सकती है। और दूसरा डायरेक्शन किस चीज का दे सकती है कि भैया टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। किसके बारे में टाइम एक्सटेंशन है, ये टाइम एक्सटेंशन जो है वो सेक्शन 77 के रिगार्डिंग नहीं है, ये सेक्शन 82 के रिगार्डिंग है, जो बात करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की, कि अगर वो फाइलिंग नहीं हुई है तो उसको एक्सटेंशन टाइम और दे दिया जाए। अगर उसने 300 दिन के अंदर भी फाइल नहीं किया है तो और एडिशनल टाइम दे दिया जाए। इस चीज की पावर रखती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह सकते हैं रीजनल डायरेक्टर। चलिए, तो दिस इज सेक्शन नंबर 87 एंड दिस इज ऑल योर चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा पूरा पूरा रैपअप हो जाता है। अब लास्ट कंटेंट एक और बचेगा हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू की और केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए जी, हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 83 तक हमने खत्म किया। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अपने बिल्कुल अंतिम सांसें ले रहा है ये चैप्टर हमारा चार्ज का। 3 सेक्शन इसके अंदर हम कवर करेंगे, 84, 86 और 87, जो कि इसके अंदर लास्ट सेक्शन है। इन तीनों के बाद हमारे चैप्टर पूरा पूरा रैप अप हो जाएगा। फिर बात तुम्हारे पास रह जाएगी एमसीक्यू की और केस स्टडी वाले सवालों की। चलिए, तो 84 की बात करते हैं। सबसे पहला 84 जो सेक्शन है वो बात करता है इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हमारा चार्ज होल्डर है उसने सपोज करो अपॉइंट कर लिया रिसीवर को या मैनेजर को, मतलब कि उसके जो पैसे थे वो रिकवर नहीं हो रहे थे, ठीक है, जो उसको पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, उसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट हो गया पेमेंट मिलने के अंदर, तो उसके अंदर उसके पास पावर है, किस चीज की पावर है, कि वो अपॉइंट कर सकता है किसको, रिसीवर को या फिर किसको, मैनेजर को। कैसे पावर आ सकती है, तो पावर 2 सिचुएशन में आ सकती है। नंबर 1 कि भैया उसके पैसे नहीं मिले, उसने कहीं पे कंप्लेन किया कोर्ट में कहीं से, और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि तुम अपॉइंट कर लो रिसीवर, और जो भी तुम्हारा चार्ज वाली एसेट थी उसका जो भी बेचना बाचना करके अपने पैसे वसूल लो। ठीक है जी, किसने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने। तो कोई भी उसके पास ऐसा ऑर्डर है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो उसका इंस्ट्रूमेंट बना था बोरिंग कंपनी के साथ चार्ज होल्डर का, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी ये चीज लिख ली थी कि भैया कल को अगर ऐसा डिफॉल्ट होता है तो चार्ज होल्डर को ये पावर मिलती है कि वो चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, और अपॉइंट करने के बाद उसके साथ जो भी हरकत है उसको जो भी पावर मिली होंगी इस रिगार्ड में करके अपने पैसे रिकवर करा सकता है। तो 2 तरीके से पावर मिल सकती है, नंबर 1 ईदर बाय ऑर्डर, और नंबर 2 ईदर इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अगर उसको ये पावर मिली है। तो अब किसी भी सिचुएशन में उसको ये पावर मिली हो, चाहे ऑर्डर के थ्रू मिली हो चाहे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मिली हो, उसने क्या किया, रिसीवर को या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर लिया। अब अपॉइंट कर लिया, अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन वो सब तो ठीक है, भैया बता तो दो, इंटीमेशन तो दे दो। तो सेक्शन 84 बस इतनी बात कहता है कि आप अगर ऐसी कोई हरकत करते हो तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी। इंटीमेशन किसको देनी पड़ेगी, इंटीमेशन देनी पड़ेगी नंबर 1 कंपनी को, और नंबर 2 रजिस्ट्रार को। कंपनी को भी दोगे और रजिस्ट्रार को भी दोगे। जो इंटीमेशन दोगे वो कैसे दोगे, तो इंटीमेशन के अंदर आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्म यूज करोगे, ऑब्वियसली बात है, जो फॉर्म आपका आएगा CHG6, यहाँ पे फॉर्म CHG5 तक आपने पीछे देख लिया था, CHG6 है जो कि बात करेगा इंटीमेशन वगैरह के रिगार्डिंग। तो वो जो CHG6 है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन दोगे। इंफॉर्मेशन जो दोगे उसके साथ वो अटैच करोगे। क्या अटैच करोगे, या तो आपका ऑर्डर, अगर ऑर्डर का सिनेरियो है, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट, कि भैया ये इंस्ट्रूमेंट के तहत हमने ये अपॉइंटमेंट की है, या इस ऑर्डर के तहत ये अपॉइंटमेंट की है। ये दोनों चीजें आप दोगे किसको, कंपनी को भी रजिस्ट्रार को भी। कितने दिन के अंदर दोगे, 30 दिन के अंदर दोगे। 30 दिन के अंदर किस चीज के, या तो ऑर्डर हुआ है तो ऑर्डर के 30 दिन के अंदर, या फिर अगर ऑर्डर नहीं हुआ, इंस्ट्रूमेंट वाला सीन रहा हो सपोज, तो इंस्ट्रूमेंट वाले सीन के केस में जब आपने अपॉइंटमेंट कर दी उन लोगों की, मैनेजर की या रिसीवर की, तो उस अपॉइंटमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको कंपनी को, रजिस्ट्रार को, दोनों को बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार क्या करेगा भैया, रजिस्ट्रार के पास जैसी जानकारी आती है वो तो फटाफट क्या करने लग जाता है, रजिस्टर करने लग जाता है। रजिस्टर का मतलब कि जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको वो रिकॉर्ड कर लेगा अपने रजिस्टर के अंदर, उसको लिख लेगा तमीज से। ठीक है जी, ये काम रजिस्ट्रार ने कर लिया। अब वो जो अपॉइंटमेंट थी वो हो सकता है अपॉइंटमेंट जब हुई हो, अपॉइंटमेंट का जो भी पर्पस था वो अचीव हो गया, अपॉइंटमेंट अब खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अपॉइंटमेंट की गई होगी, तब उसको बड़ी सी प्रॉपर्टी उसके अंदर उसको रिपेमेंट करानी है, तो अपना पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बेचेगा, रिकवर करेगा, पैसा इंटरेस्ट लेगा, सब कुछ सेटल कर लेगा। जब सेटलमेंट हो गई, जब आपका पूरा वो अपॉइंटमेंट का पर्पस अचीव हो गया, खत्म हो गया, तो उसके बाद जो अपॉइंटेड पर्सन होगा, मतलब जिसको अपॉइंट किया गया होगा, जो रिसीवर या मैनेजर जो भी है, उसने फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है कि भैया जब तुम अपना काम खत्म कर लो तो फिर से इंटीमेशन दे देना। किसको इंटीमेशन दे देना, वही कंपनी को और रजिस्ट्रार को, जी हमारा काम खत्म हो गया और ये रही आपकी इंटीमेशन, हम चले आओ अपने घर। तो इस बात की इंटीमेशन भी देनी पड़ेगी, और ये इंटीमेशन भी दिया जाएगा किस फॉर्म के अंदर, सेम टू सेम फॉर्म CHG6। मतलब कि पहले अपॉइंटमेंट के लिए चार्ज होल्डर जो है वो इंफॉर्मेशन देगा,
वो इंटीमेशन देगा किसको, कंपनी को, रजिस्ट्रार को, और उसके बाद जिसको अपॉइंट किया गया था जिस पर्सन को, वो भी इंटीमेशन देगा जब वो अपना काम निपटा लेगा, किसको, कंपनी को और रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार अगेन क्या करेगा, कुछ भी नहीं, जो उसके बाद इंफॉर्मेशन आएगी उसको वो रजिस्टर कर लेगा, मतलब अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर उसको रख लेगा, लिख लेगा। चलिए, तो ये बस इंटीमेशन की बात करता है CHG 6 के ऊपर आपका सेक्शन नंबर 84। नाउ अब जो इसका मेन पॉइंट आता है वो आता है 86 का, जो बात करेगा पनिशमेंट। पनिशमेंट किस चीज के ऊपर कि भैया इस चैप्टर को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी, तो कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आपका 1 लाख रुपीज से लेकर 10 लाख रुपए तक, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम जाएगा 10 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिफॉल्टिंग ऑफिसर की बात करें तो भैया आपको जेल हो सकती है, जो जेल होगी वो होगी मैक्सिमम 6 महीने की, और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, फाइन लगाया जा सकता है, जो कि होगा मिनिमम 25,000 रुपए से लेके मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक। और क्या आएगा, बोथ, मतलब कि या तो जेल या तो फाइन या तो दोनों, ये पूरा पूरा हो सकता है। फिर इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है जो बेसिकली ये बताता है कि अगर जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसने ये सारा कुछ विलफुली एंड नोइंगली किया, ये आपको पता है कि जब भी कोई डिफॉल्ट हुआ वो अगर विलफुली या फिर नोइंगली की जाए, विलफुली का बेसिकली मतलब क्या होगा कि जानबूझ के गलत या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, या फिर कोई चीज उसको पता थी उसको उसने छुपाया, नोइंगली वो कोई चीज ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी जो किसके बारे में उसको नॉलेज थी लेकिन उसने नहीं बताया। तो अगर इस तरीके का फ्रॉड पाया जाएगा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आपका सेक्शन नंबर 447, जो कि हर ऐसी सिचुएशन में लगते आ रहा है और आपको इसके बारे में अच्छे से पता है, तो वो सेक्शन में अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। नाउ लास्ट सेक्शन आपका आता है सेक्शन नंबर 87, जो बात करता है रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो रजिस्ट्रार ने बना रखा है उसके अंदर रेक्टिफिकेशन हो सकती है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन हो सकती है उसको जरा समझो। अब इसमें बेसिकली क्या है, दो सिचुएशन है। नंबर 1 सिचुएशन जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 82 के टाइम पे, 82 के टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप पेमेंट कर दोगे, जब अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दोगे तो आपको इंटीमेशन देनी होती है। किसको इंटीमेशन देनी होती है, रजिस्ट्रार को, कि हमने पेमेंट कर दी। टाइम लिमिट था 30 दिन और उसके बाद बात आई थी एक्सटेंशन में 300 दिन। आप भैया भूल ही गए, आपने पैसे चुका दिए, चार्ज खत्म कर लिया, गिरवी जो चीज थी उसको छुड़वा ली, लेकिन आप रजिस्ट्रार को बताना बिल्कुल ही भूल गए। अब जब बिल्कुल ही भूल गए तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर आप एप्लीकेशन दो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया ये जस्टिफाइड रीजन था, इस वजह से मैं भूल गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सब कुछ ठीक ठाक लगेगा तो वो चाहे तो आपको एडिशनल टाइम इसके अंदर दे सकता है, स्पेसिफाइड एडिशनल टाइम आपको और दे दिया जाएगा जिसके अंदर आपको उस काम को पूरा कर लेना है। नंबर 1। नंबर 2 आता है, दूसरा डिफॉल्ट आता है कि जिसके में सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो दूसरा डिफॉल्ट है कि कोई ओमिशन या मिस स्टेटमेंट हुआ है किसी भी पुराने फाइलिंग से रिगार्डिंग। पुराना फाइलिंग कौन सा होगा, जो आपने स्टार्टिंग से देखता है, चाहे सेक्शन 77 का हो, 78 का हो, 79 का हो, कोई भी हो, या फिर आपने 82 का देखा है, 83 का देखा है, कोई भी सेक्शन की किसी भी फाइलिंग के अंदर कोई भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट है अगर, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो अपने फाइलिंग तो कर दी रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ने उस इंफॉर्मेशन को अपने रजिस्टर में नोट भी कर लिया, लेकिन वो उसके अंदर तो गलत है। ये आपको बाद में पता लगा कि आपने रजिस्ट्रार को दे दी इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो है वो तो क्या है, इनकरेक्ट है या मिस स्टेटमेंट है या कोई भी उसके अंदर गलती है, कोई भी भूल चूक है, तो उसको भी ठीक करने के ऑर्डर दे सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ये दोनों एक्टिविटी वो तभी करेगा जब उसके पास एप्लीकेशन जाएगा किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे टर्म जो यूज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको बेसिकली इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर दिया है किसको, रीजनल डायरेक्टर को। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। अगेन वही चीज आती है कि भैया बिफोर डायरेक्टिंग जो डायरेक्शन देगा वो दो चीजों के लिए देगा। नंबर 1 कि भैया एडिशनल टाइम दे दिया जाए, और नंबर 2 जिसके अंदर बात आ रही थी कि रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये जो दोनों टाइम है, ये जो दोनों टाइम है, चाहे वो टाइम एक्सटेंशन का मिला हो चाहे रेक्टिफिकेशन का मिला हो, ये दोनों टाइम देने से पहले उसको सेटिस्फाई हो जाना है। किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाई हो जाना है कि ये जो डिफॉल्ट हुआ है ये जानबूझ के नहीं हुआ, ये है एक्सीडेंटल है, जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं किया गया है, या फिर और कोई सफिशिएंट कॉज उसके पास हो जिससे कि वो सेटिस्फेक्शन फील करे कि हाँ जी इसमें इसकी कोई विलफुल डिफॉल्ट नहीं है, जानबूझ के ऐसी कोई गलती नहीं है। एंड साथ ही में कि कोई भी क्रेडिटर के पोजीशन का इसके अंदर कोई नुकसान ना हो, कोई भी उसके राइट का इसके अंदर कोई नुकसान ना हो। ऐसा ना हुआ हो कि पहले तो उसने क्रेडिटर का या जो भी उसके लेंडर थे उसका नुकसान कर लिया और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करके वो अपने चीजों को भी ठीक करवा रहा है। तो ऐसा कुछ ना हुआ हो, क्रेडिटर का कोई भी यहाँ पे नुकसान ना रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन जो देगा वो किस फॉर्म के अंदर देगा, वो देगा CHG 8 के अंदर। किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, मतलब रीजनल डायरेक्टर को देगा। फाइल कौन करेगी, यहाँ पे कंपनी फाइल करेगी विद जो भी उसका जस्टिफिकेशन होगा। अब इसके अंदर सिर्फ सेक्शन 87 नहीं आता, आपको देखा होगा आपने ऊपर रूल 12 भी एप्लीकेबल होगा।
सेक्शन 87 ऑफ द एक्ट एंड रूल 12, ये दोनों के दोनों है जो इंपावर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं बातें सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ए पॉइंट, उसके बाद एप्लीकेशन आ गया। एप्लीकेशन आने के बाद अगर वो सेटिस्फाइड फील करती है तो वो क्या कर सकती है, नंबर 1 डायरेक्ट कर सकती है रेक्टिफिकेशन के लिए। कौन सी रेक्टिफिकेशन, ओमिशन या मिसस्टेटमेंट किसी भी प्रीवियस फाइलिंग से रिलेटेड हो। अगेन प्रीवियस फाइलिंग में वही सारी बातें हैं जो आपने पीछे देखी है, जितनी भी फाइलिंग हुई है इस चैप्टर के अंदर, उन सारे फाइलिंग के अंदर अगर कोई भी दिक्कत हुई है तो उसको रेक्टिफाई करने का डायरेक्शन दे सकती है। और दूसरा डायरेक्शन किस चीज का दे सकती है कि भैया टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए। किसके बारे में टाइम एक्सटेंशन है, ये टाइम एक्सटेंशन जो है वो सेक्शन 77 के रिगार्डिंग नहीं है, ये सेक्शन 82 के रिगार्डिंग है, जो बात करता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज की, कि अगर वो फाइलिंग नहीं हुई है तो उसको एक्सटेंशन टाइम और दे दिया जाए। अगर उसने 300 दिन के अंदर भी फाइल नहीं किया है तो और एडिशनल टाइम दे दिया जाए। इस चीज की पावर रखती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या कह सकते हैं रीजनल डायरेक्टर। चलिए, तो दिस इज सेक्शन नंबर 87 एंड दिस इज ऑल योर चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा पूरा रैपअप हो जाता है। अब लास्ट कंटेंट एक और बचेगा हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू की और केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए।